इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेसिकली होता क्या है? तो आपको शोहरत, फेम, पैसा सब कुछ दे सकता है। ओके तो लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वही लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। फिर बाद में आता है कि यार नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में पैसा डूबता है। आप एक स्टेप स्किप करते हो तो मुंह केवल गिरने ही वाले हो। ये एक जगह से ट्रेनिंग ली थी मैंने, बट उन्होंने ट्रेनिंग लेने के बाद हाथ छोड़ दिया। पर सपोर्ट सिर्फ ओमकार माली करेगा। डुबकी भी लगाई थी समुंदर में। टोटल लॉस वाज 2 करोड़ 48 लाख रुपीस। ह्यूज अमाउंट सर। हाँ, वो तभी लग रही थी, अभी नहीं लगती। अभी क्यों नहीं लगती? क्योंकि अभी वो रिकवर करके उससे कई आगे बढ़ गया हूँ। अब तो शायद उसके ही आसपास में महीने का पैसा कमाता हूँ। अगर आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस में फेल नहीं होना है तो किसी के भरोसे पे धंधा मत करो। था कि मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे बच्चे कल जाके बोले कि मेरे बाप ने किसी को ठगा इसलिए सुसाइड कर लिया। सर बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हो। जी बिल्कुल। तो इसमें एक ही रूल है, उठो और काम करो। बिजनेस पार्टनर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? भाई, क्या तू उसके साथ रात को या शाम को एक साथ बैठ के तुम लोग एक एक ड्रिंक पी के मजे में पी सकते हो? क्या तुम्हारी फैमिलीज एक दूसरे के साथ अलाइन हो सकती है? तो ही वो बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर, ये दोनों सेम तरीके से ही चूज करने जरूरी है। कि प्रोडक्ट हम लोग कैसे चूज करें और वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मायने बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन। प्रोडक्ट सिलेक्ट करना और बीवी या पति सिलेक्ट करना इज एज गुड एज सेम। दूसरे का अच्छा लगा इसलिए अपना बना के नहीं लेके आ सकते। बिना इन्वेस्टमेंट के भी ये धंधा खड़ा किया जा सकता है। ओनली थिंग इज डॉट्स कौन से कनेक्ट करने पता होना जरूरी है। लोगों को ये भी पता नहीं है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस 500 रुपए में बनता है। यहाँ पे क्या है ना, लोगों को डायरेक्ट अंबानी बनना है, वो हो नहीं पाता। हाँ, लोगों को धीरू भाई ने जो मेहनत की वो नहीं करनी है। हाँ। मुकेश बनना है डायरेक्टली। अच्छा नहीं, रियासत तो दोनों को मिली थी। हाँ, दोनों को मिली थी एग्जैक्टली। अगर सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है बायर फाइंड आउट करने में। जी, कैसे दिक्कत कैसे आती है कि बायर कैसे बायर कैसे फाइंड आउट करें? आजकल लोग क्या हो रहे हैं, लोग एक तो दुबई और ओनियन, ये कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग बैठ गया है। एक और डार्क साइड लोगों के माइंडसेट में आता है, वो है होता है कस्टम क्लियरेंस। आइडियली अपने ऊपर नहीं है। ओके, मतलब ये बोल के मैं शायद बहुत से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का धंधा बंद कर दूं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आ जाता है तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज का पॉडकास्ट काफी पावरफुल होने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम लोग ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि हमारे इंडिया को ट्रिलियन इकोनॉमी जो हम लोग सोच रहे हैं उसको बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। आज का पॉडकास्ट ऐसा पॉडकास्ट है, अंबानी नंबर 1 क्यों बने, अदानी नंबर 1 क्यों बने, टाटा नंबर क्यों बना अपने अपने सेक्टर्स में। तो इसका एक ही जवाब है, वो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस और अपने इनसाइड बिजनेस में उनका बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन बढ़ाया, उन पे बहुत ही ज्यादा फोकस करके काम किया, और इसकी वजह से ये कंपनीज आज अपने अपने सेक्टर्स में टॉप में काम कर रही है। और ये हमारे जैसे कॉमन मैन को वो सारी चीजें पता चले, इसके लिए हम लोगों ने पहला ही टॉपिक हमारा पॉडकास्ट का, जो कि बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक है, वो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऐसी चीज है जो कि कॉमन मैन के लिए बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, जो कि बहुत ही अच्छा बिजनेस हो सकता है। आप ये बिजनेस को पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों में भी अपने यहाँ पे बना सकते हो, कर सकते हो, जिसके लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है, एक सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म है, और एक सिस्टमैटिक तरीके से आप लोग ये बिजनेस कर सकते हो। वो सिस्टमैटिक कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज के हमारे जो गेस्ट है डॉक्टर ओमकार माली सर, उनके साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और हीरो तक का एक सफर उन्होंने कंप्लीट किया। बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल और बहुत ही ज्यादा हीरो की चीजें उन्होंने अभी तक जी है, और इसकी वजह से
ये पॉडकास्ट काफी मजेदार है। उनके सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में काफी कम कंटेंट अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। तो हाँ, हमने तय किया कि ऐसा ही कंटेंट हमारा पहला पॉडकास्ट में जाना चाहिए। तो हम लोगों ने एक डिटेल सिस्टमैटिक तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने पॉडकास्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया है और डिस्कस भी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल पॉडकास्ट विद डॉक्टर ओमकार माड़ी सर। सर नमस्ते। नमस्कार। आज का पॉडकास्ट जो है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, वो तो मुझे पता है, बिकॉज आपका इंट्रोडक्शन तो मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ। अभी मुझे आपसे ये जानना है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेसिकली होता क्या है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेसिकली विदेश व्यापार अपनी भाषा में बात करें तो ओके बट मुझे अगर पूछने जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो बिजनेस है जो आपको शोहरत, फेम, पैसा सब कुछ दे सकता है अगर इफ इट इज डन इन अ राइट मैनर। क्योंकि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा बाहर कहीं, ओके तो लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वही लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में और अगर बात करनी है तो ये बिजनेस ऐसा या इंडस्ट्री ऐसी है कि इस इंडस्ट्री में हम लोग बिजनेस 10,000 के इन्वेस्टमेंट से भी चालू कर सकते हैं। ओके सर, अभी रुक जाओ क्योंकि मेरा लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो अलग है। ओके मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ कि आप मुझे सिर्फ इंपोर्ट का मतलब क्या है वो बताइए। ओके क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स है ना, मैं इस पॉडकास्ट को ऐसे लेके जाना चाहता हूँ जो बेसिक क्वेश्चंस है ओके कि लोगों को चाहिए इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है और वो सारी चीजें। क्योंकि मेरा मानना यह है इंपोर्ट का मतलब बाहर से लेके आना, एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ से बाहर भेजना। ओके अब इतने आपने तक ये सीमित है या इससे और आगे? अभी आपने जो बोला यहाँ से बाहर लेके जाना और हाँ। बाहर से यहाँ लेके आना, पर क्या हाँ लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट होते हैं। ओके तो आइडियली प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी एक्सपोर्ट होती है, ओके जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। मतलब Okay. एक्सपोर्ट की अगर व्याख्या देखने जाए या डेफिनेशन देखने जाए तो जो प्रोडक्ट आपके यहाँ पे नहीं है और जो सर्विस आपके यहाँ पे नहीं है वो किसी और देश से लेके आना इज इंपोर्ट। ओके और जो प्रोडक्ट अपने यहाँ पे है और किसी और देश में नहीं है और जो सर्विस अपने यहाँ पे है और दूसरे देश में नहीं है वो यहाँ से उस देश में भेजना इज एक्सपोर्ट्स। ओके और इसके अगेंस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि सिर्फ प्रोडक्ट भेजना या सर्विस भेजना इतने में वो इंडस्ट्री खत्म नहीं होती, वहां से इंटरनेशनल करेंसी आनी जरूरी है। ओके तो आप उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कह सकते हैं। ओके नहीं तो क्या होता है, हमारे कोई रिलेटिव्स है, हम लोग उनको दिवाली में चकलियां बेचते हैं, चिवड़ा बेचते Okay. हैं, तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। ओके लोगों को ये भी लगता है, एक बहुत बड़ा वहम है, कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि सर मैं पूना में रहता हूँ और मैं पूना से चेन्नई एक्सपोर्ट करता हूँ। दिस इज नॉट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ओके जब तक विदेश व्यापार नहीं होता है या किसी और कंट्री से अपने यहाँ पे पैसा नहीं आता है या अपना पैसा किसी और कंट्री में नहीं जाता है, तब तक वो उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कह सकते। तो अभी मेरा ये सवाल है कि अपने यहाँ से बहुत सारे आईटी इंजीनियर यूएस और यूके में 1-2 साल के लिए जाते हैं, जी ओके, और वो कंपनी पेरोल पे जाते हैं या कोई और चीजों के लिए जाते हैं जो कि सर्विस के रिलेटेड होता है। तो इसको भी हम लोग एक्सपोर्ट कह सकते हैं? यस, इट इज टेक्निकली एक्सपोर्ट सर्विसेज में आता है वो, ओके जहाँ से मैन पावर सर्विस एक्सपोर्ट हो रही है। ओके सो इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा सर्विस एक्सपोर्ट ज्यादा है, क्योंकि हमें हमारे यहाँ पे मैन पावर कॉस्ट कम है। ओके सो सर्विस एक्सपोर्ट इज मोर एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। ओके मतलब कि मेरे अभी जो मेरे दोस्त है
जो काफी दोस्त है जो बाहर जाके सर्विस दे रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट का उनकी सर्विस एक्सपोर्ट उनकी सर्विस एक्सपोर्ट हो रही है। ओके, मतलब कि फिलहाल ये है कि अपना पैसा, इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, इसका मतलब है इम्पोर्ट, और जो बाहर से पैसा अपने यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है एक्सपोर्ट। ओके, अभी तक ये चीज अपना हो चुका है। अभी मेरा ये सवाल है कि मुझे पैसा कमाना है, ओके, आई वांट टू मेक अ मनी, और ये मनी मेक करने के लिए मुझे इंपोर्ट करना चाहिए एक्सपोर्ट, किसमें ज्यादा पैसा बनता है? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी है, हाँ, तो आप इंपोर्ट में जाइए। क्योंकि इंपोर्ट का अगर सिंपल एग्जांपल दिया जाए, हैंड्स फ्रीज जो हमारे रास्ते पे 100-150 रुपए के मिल जाते हैं, सिंपल जो वायर वाले हैंड्स फ्री होते हैं, ओके, वो हैंड्स फ्री अगर आप बल्क में बाय करते हो तो आपको 6-7 रुपए में एक मिलता है। ओके, 6-7 रुपए का प्रोडक्ट वहां से वो बनता है, डायरेक्टली 110 रुपए में बिक सकता है। जो बोट कंपनी ने किया, ओके, बोट कंपनी ने क्या किया कि बीच की जो लाइंस थी वो खत्म कर दी, बीच के एजेंट्स खत्म कर दिए, खुद मैन्युफैक्चरर के पास गए, प्रोडक्ट बनाया, अपनी लेबलिंग पे बनाया, अपना ब्रांड क्रिएट किया और यहाँ पे ई कॉमर्स पे सेलिंग चालू कर दिया। ओके, सो अगर पैसा है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए तो इंपोर्ट में जाइए। ओके, और अगर पैसा लिमिटेड है और छोटे से शुरुआत करनी है तो आप एक्सपोर्ट्स में जा सकते हैं। एक्सपोर्ट में भी अच्छा खासा पैसा बनता है, बट ओनली थिंग इज डूइंग इट राइट वे इज इम्पोर्टेंट। ओके, इसका मतलब सर डूइंग इट राइट वे इन दिस, अपने आप पे क्या होता है कि अपना कोई चाचा, मामा, भतीजा, बीवी, बीवी का भाई, कोई ना कोई चला जाता है दुबई में, कोई चला जाता है सिंगापुर में, और वहां पे देखते कि प्याज भी बेचा जा रहा है, पोमोग्रेनेट्स बेचे जा रहे हैं, या चप्पल बेची जा रही है महाराष्ट्र की, तो वहां से अपने लोगों को फोन करते हैं, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बहुत बेचे जा रहे हैं, आप भेजो। बट भेजो जब बोलते हो तब डू यू रियली नो कि उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या है, ओके, वो कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट चलने वाला है, वो कुछ समझते नहीं है और डायरेक्टली भेज देते हैं। फिर बाद में आता है कि यार नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में पैसा डूबता है। अगर आप ये इंडस्ट्री में काम प्रॉपर सिस्टम से नहीं करोगे तो पैसा कभी बनने वाला है नहीं। ओके, तो अभी ये इंडस्ट्री में एक प्रॉपर तरीके से जाना इम्पोर्टेंट है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री इज कंप्लीटली सिस्टम ओरिएंटेड इंडस्ट्री। ओके, यहाँ पे स्टेप्स डिसाइडेड है कि किस चीज के बाद क्या होने वाला है। ओके, अब अगर आप एक स्टेप स्किप करते हो तो मुंह केवल गिरने ही वाले हो। ओके, मतलब कि ये इंडस्ट्री उठाने वाला भी और गिराने वाला भी। गिराने वाला उन लोगों को है जो सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे। ओके, जो लोग सिस्टम फॉलो करेंगे, जो लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे, वो लोग कभी डूबते नहीं है। एक सिंपल बता दूं आपको, दुनिया का हर रईस इंसान एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में है। ओके, मतलब टाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, अंबानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, अदानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, किर्लोस्कर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है। ये हो गया इंडिया की बात। वर्ल्ड की बात करता हूँ, जैकमा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में है, मार्क जुकरबर्ग एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में है, सही बात है, वॉरेन बफेट सर्विसेज में है पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में है। सो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो वर्ल्ड रिचेस्ट है। टेस्ला एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, राइट, वर्ल्ड रिचेस्ट अमेजॉन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है। सो एवरी पर्सन हु हैज बिकम रिच, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है ना, यहाँ पे आपको एरिया लिमिटेशन नहीं है। ओके, जितना खेल सकते हो उतना खेलो वाला फंडा है। ओके, मतलब कि ग्राउंड अपना है, सब खेलते जाओ, और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से खेलते जाओ, ताकि आपको उसमें आपका नेटवर्क जितना स्ट्रांग है इस इंडस्ट्री में उतने आप बड़े हो। ओके सर, मैं अभी थोड़ा सा आपकी तरफ आता हूँ। आपकी तरफ यानी कि आपने सबसे पहले इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया, या दोनों साथ में किया? दोनों साथ में करना इज नॉट द राइट वे ऑफ गोइंग डूइंग इट। आइडली मैंने स्टार्ट किया पहले एक्सपोर्ट से। ओके, मैंने फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज में एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। ओके, फिर उसमें भी 2-3 साल काम किया, फिर थोड़ा बहुत पैसा आया, फिर इंपोर्ट में काम चालू किया। वहाँ से अभी मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंसीज में मेजर फोकस कर रहा हूँ। आज के डेट में मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम लोग एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट में काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर करके काम कर रहे हैं। हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करने का काम चालू है, ट्रेनिंग्स में तो काम बहुत बड़े तादाद में चल रहा है। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जितनी भी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 70% हम लोग काम कर रहे हैं। आज के दिन में हमारा ऑलमोस्ट 6 कंट्रीज में रिप्रेजेंटेटिव्स है। ओके, सो ये इंडस्ट्री ऐसी है, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है और अगर आप लॉन्ग टर्म काम करने की तैयारी रखते हो तो ये इंडस्ट्री आपके लिए। आपको क्विक मनी बनाना है तो भी इस इंडस्ट्री में पॉसिबिलिटीज है, तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज में जाइए।
अगर आपको लंबा पैसा क्रिएट करना है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोडक्ट्स में जाइए. ओके सो दिस इज द राइट वे ऑफ गोइंग अहेड विद इट. ओके. शुरुआत का सफर कैसा रहा सर आपका? शुरुआत का सफर बहुत ही बढ़िया था. अप्स एंड डाउन्स थे, कोई मेंटोर नहीं था, कोई बताने के लिए नहीं था कैसे क्या होना चाहिए. एक जगह से ट्रेनिंग ली थी मैंने, बट उन्होंने ट्रेनिंग लेने के बाद हाथ छोड़ दिया कि अब भाई ट्रेनिंग हो गया तेरा तो अपना देख ले. तो अभी मैं आपको बोलता हूँ, आपने हाथ नहीं छोड़ रहे. जो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, जितना मैंने आपका स्टडी किया है, आप हाथ नहीं छोड़ रहे. भाई मेरे ट्रेनिंग का या मेरे ऑर्गेनाइजेशन का रूल ही यही है. मैं लोगों को ओपनली बोलता हूँ कि मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो ट्रेनिंग सेम शायद कहीं और भी आपको मिल जाए, ओके. पर सपोर्ट सिर्फ ओमकार माली करेगा. क्या बात है सर. सपोर्ट करने वाला कोई आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है. मैं आज जो काम कर रहा हूँ आई एम नॉट डूइंग इट फॉर, ऑफ कोर्स मनी इज अ फैक्टर, बट आई एम डूइंग इट फॉर द कम्युनिटी. ओके मेरा ये है कि भाई हाथ पकड़ के मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, जितना पॉसिबल है उतना मैं सिखाने की कोशिश करूँ. ओके सर, जितना हमने रिसर्च किया आपके बारे में, आपने एक डुबकी भी लगाई थी समुंदर में, जो कि थी कि आपने कोई पार्टनरशिप पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया था और उसमें आपने बड़ा लॉस खाया था. वो क्या था सर, वो सफर क्या था? क्योंकि ये चीज डुबकियां मैंने तो- इसलिए पूछा आपको, सॉरी टू नहीं, इंटरप्ट, नहीं. ये चीज मैंने आपको इसलिए पूछा क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार दो दोस्त बन के या दो कलीग्स बन के ये स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे होंगे, तो उसके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका पैसा डूब चुका है या फिर डुबकी लगा चुका है या फिर लगाने वाला ऐसा आपको लग रहा है या फिर आपके साथ ये हो सकता है, उसके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है लोगों को समझा. अब डुबकियां तो मैंने काफी बार खाई है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेरा एक बेस बिजनेस है, बट इसके अलावा मेरे बाकी की भी बिजनेस है. तो वैसी डुबकियां बहुत सी बार खाई है, बट एक फाइटिंग स्पिरिट पहले से रहा है. ओके बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मेरे किसी एक कलीग ने मुझे एक इंसान से मिलवाया कि भाई ये बंदा है जिसका XYZ कंट्री में अच्छा खासा सेटअप है, हम लोग इसके साथ ट्रेड करते हैं, ये अपने को फिक्स XYZ अमाउंट हर महीने दे देगा. ओके सबसे बड़ी गलती मैंने ये की कि मेरा इंस्टिंक्ट मुझे बता रहा था कि मुझे इसके साथ काम नहीं करना है. ओके बट बिकॉज मेरा पार्टनर कह रहा था, मेरे जो साथ में जो कलीग थे वो मुझे कह रहे थे कि नहीं नहीं हम लोग करते, ये अच्छा बंदा है, तो मैंने सबसे पहली गलती की कि मेरे इंस्टिंक्ट के खिलाफ गया. ओके वो होने के बाद मुझे जो सीख मिली है, टोटल लॉस वाज 2,48,00,000 रुपीस. ह्यूज अमाउंट सर. हाँ वो तभी लग रही थी, अभी नहीं लगती, अभी क्यों नहीं लगती? क्योंकि अभी वो रिकवर करके उससे कई आगे बढ़ गया हूँ. अब तो- शायद उसके ही आसपास में महीने का पैसा कमाता हूँ. क्या बात है. तो तब लग रही थी, ऑफ कोर्स तब इट वाज लाइक के सुसाइडल मोमेंट पे आ गए थे. अब लग रहा था कि उसके आगे होगा नहीं, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो लॉस हुआ इसलिए मैं आगे बढ़ पाया. तो मतलब कि वो लॉस आपका गेम चेंजर था आपके लाइफ के लिए. एब्सोल्युटली. तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि ऐसे लॉसेस आपको कुछ सिखा के जाते हैं और आपको पोटेंशियली स्ट्रांग बनाते हैं और माइंडसेट आपका पावरफुल करके जाते तो हैं. सबसे पहले मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में फेल नहीं होना है तो किसी के भरोसे पे धंधा मत करो. जो मैंने सीखा, लोग क्या करते हैं कि ये बंदा मिल रहा है, ये बंदा बोल रहा है मैं बायर देता हूँ. अगर इस इंडस्ट्री में कोई अगर आपको ये बोल रहा है, मैं भी अगर बोल रहा हूँ कि मैं आपको बायर दूंगा, तो मैं आपको ठग रहा हूँ सही में. 100%. क्योंकि बायर अगर कोई दे सकता है, मेरा फंडा सिंपल है कि अगर तेरे पास बायर है तो भाई तू खुद उसको प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच सही रहा है? बात है. पहली बात. या मैं कैसे बता सकता हूँ कि भाई इस बंदे को आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और आपके प्रोडक्ट के टर्म पे वो लेगा? बंदा आपको लीड दे सकता है, बायर नहीं दे सकता. ये इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं बायर देंगे, बायर नहीं दे सकता. बायर की लीड मिल सकती है जो इजीली अवेलेबल है हर जगह पे. ओके तो ये आई थिंक आपका पहला क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया. दूसरा जो क्वेश्चन है, वो जो डिप था मेरे लिए, वो डिप मेरे लिए टर्निंग पॉइंट हुआ क्योंकि मैंने उस तरीके से लिया. ओके लोग अगर जनरल कोई लोग इंसान होता तो 2,80,00,000 के 2,40,00,000 50,00,000 के लॉस के बाद बंदे उठते नहीं है फिर से. वो भी उस स्टेज पे जब आपका महीने का इनकम इज 10 लाख रुपए पूरे कंपनी का. ओके. मतलब वो आपका स्टार्टिंग फेज रहा. स्टार्टिंग फेज में था, स्टार्टिंग फेज इनटू द कंसल्टेंसी बिजनेस.
सो 10 लाख रुपए का इनकम है आपका, उसमें आपको सैलरीज भी करनी है, सब कुछ करना है, 1-1.5 लाख रुपए आप घर पे लेके जा रहे हो। मतलब अगर मैं 1.5 लाख रुपए घर पे लेके जाने वाला भी अगर वापस देने की, उसमें रिकवर करने की बात करूं, तो आप सोचिए मुझे 2 करोड़ 80 लाख रुपए रिकवर करने में टाइम कितना लगता। कम से कम वो पूरा डाल देंगे तो भी 2 साल लग जाएंगे। कुछ नहीं लिया कुछ तो नहीं घर पे लेके गया, सैलरीज वगैरह नहीं की तभी भी आपको 2 साल लगते हैं। 2 साल नहीं ना, उससे ज्यादा 1.5 लाख रुपए हाँ, महीने का, चलो हिसाब के लिए 2 लाख रुपए पकड़ते हो, तो साल का हो 24 लाख रुपए, साल का 24 लाख। 10 अच्छा, साल मुझे लग जाते हो रिकवर करने के, बराबर है। 10 से 12 साल। फिर सोच कैसे थी, सोच माइंडसेट क्या था? माइंडसेट एक पॉइंट ऐसा आया कि अब उसमें क्या था, कुछ पैसा मेरा था, कुछ पैसा मेरे इन्वेस्टर्स का था। एक फंडा मेरा क्लियर था कि कुछ भी हो जाए नाम खराब नहीं करना है। ओके, तो वो पैसा मुझे लोगों को चुकाने के लिए इट टुक मी 3.5 years to 4 years। उस 4 साल में मैंने एक चीज क्या बोलते हैं वो कंसिस्टेंट रखी, कि उनको मैंने जो प्रॉफिट कमिट किया था, महीने का हो या 6 महीने का हो, वो मैं उनको दे रहा था, भले कहीं और से उठा के दे रहा था। ओके, और वो चक्कर में वो 2.5 करोड़ के सर्कुलर 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 पैसा घुमाने के चक्कर में वो फिगर बन गया 6.5 करोड़। तो वो 2 करोड़ 40 लाख का लॉस मुझे हुआ या मुझे किसी ने ठगा, बट उसके ऊपर से मेरे ऊपर जो डेट्स हुए, वो डेट्स हुए अराउंड 9.5 करोड़ के। ओके, सो 9.5 करोड़ प्लस ऊपर के 2-2.5 करोड़, तो 10-11 करोड़ का वो टोटल मुझे फटका लगा। बट इट टुक मी 4 years टू रिकवर इट। बट तभी अगर मेरे मेरे एक दिमाग में क्लियर था कि मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे बच्चे कल जाके बोले कि मेरे बाप ने किसी को ठगा इसलिए सुसाइड कर लिया। सर बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हो, जी बिल्कुल, बहुत बड़ा बिकॉज दैट वाज माय मोटिवेशनल पॉइंट कि मेरे बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे बाप ने ऐसा कुछ किया है। मेरा क्या, मुझे सुसाइड करके मैं निकल जाता, फैमिली हैड टू फेस इट, एग्जैक्टली, शायद उनको पैसा देना भी ना पड़ता, एग्जैक्टली, बट मेरी बीवी को ये पता होता, मेरे माँ बाप को ये पता होता, मेरे बच्चों को ये पता होता कि मेरे बाप ने, मेरे बेटे ने, मेरे पति ने किसी को ठगा है और इसीलिए वो भाग गया। तो भगोड़े वाला मेरा बाप भगोड़ा है, ये मेरे बच्चे बोले, मेरी बिल्कुल इच्छा कभी नहीं थी। और तभी वो पॉइंट आया कि आई स्पोक टू माई वाइफ कि ये सिचुएशन है। पिताजी को बताने से डर रहा था, तो मैंने पिताजी को, मैंने नहीं, मेरी वाइफ ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो इवन फॉर हिम इट वाज अ शॉक। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक बार बिठाया और बोला कि हमको तुझ पे विश्वास है, अपनी जो भी प्रॉपर्टी है तुझे चाहिए तो बेच दे, तुझे चाहिए तो गिरवी रख, वी आर देयर विद यू। मेरे ब्रदर इन लॉ, बीवी के सगे भाई, उन्होंने मुझे बुला के ओमकार, मेरा जो रहता घर, मैं जिस घर में रह रहा हूँ वो घर, या फिर मेरे पिताजी ने क्रिएट किया हुआ घर, वो भी तुझे अगर बेचना है, ये करना है। सो फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे एग्जैक्टली। टाइम तो आपका बैकबोन जो था वो पूरी तरीके से एब्सोल्युटली आपका, इट हैज ऑलवेज बीन माय फैमिली, ओके, नॉट ओनली माय इमीडिएट फैमिली, इवन माय एक्सटेंडेड फैमिली। ओके, तो वो मुझे सपोर्ट बहुत बड़ा मिला। मैक्सिमम लोगों का क्या होता है ना, जब बंदा अच्छा कर रहा होता है तब सब लोग वाहवाही करते हैं, और जब बुरा टाइम आ जाता है तब घर के ही लोग टूटने लगते हैं। एग्जैक्टली, और वहां पे अगर एक बार बंदे को पता चल गया कि मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, तब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सुसाइड का। मैंने अपना भाई खोया है इसी सेम सिनेरियो में। मेरे ऊपर 2 करोड़ 40 लाख का कर्जा था, वो मेरे भाई के ऊपर, आई थिंक भाई मतलब नॉट सगा भाई, सगी मौसी का बेटा, 20-22 लाख का कर्जा था। उसने उस चक्कर में सुसाइड कर लिया क्योंकि घर वाले सपोर्ट में नहीं थे, या घर वालों से बात करने के लिए कोई नहीं था। तो जो लोग लॉस में है उनको बोलने से अच्छा मैं उन फैमिलीज को बोलना चाहता हूँ कि इस टाइम पे उसके साथ खड़े रहो। आप खड़े रहोगे तो वो बंदा फिर से खड़ा हो पाएगा, एग्जैक्टली, नहीं तो वो बंदा उठ नहीं पाएगा जिंदगी में कभी। ओके। और वो अगर मेरी फैमिली तब मुझे सपोर्ट नहीं करती, जस्ट इन केस, तो आज ये साम्राज्य बनाना पॉसिबल नहीं था। जो मेरे ऊपर कर्जा था, या जो वो बंदे ने जिस अमाउंट का मुझे फंसाया था, उतना आज मैं महीने का पैसा कमा रहा हूँ। एंड दिस टुक मी हार्डली 3.5 years to 4 years। ओके, सो माइंडसेट शिफ्ट इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स जो लोग इस सिचुएशन में है, किसी का 50 लाख रुपए कर्जा होगा, किसी का 5 लाख रुपए, हर किसी के लिए वो आदमी अमाउंट बड़ा है। बड़ा है, तो इसमें एक ही रूल है, उठो और काम करो। ओके, लोग मैक्सिमम टाइम्स डिप्रेशन में बैठ जाते हैं
घर से निकलना बंद कर देते। मेरा भी हुआ था, मेरा भी ये सेम सीन हुआ था। ये तो एक बंदे ने मुझे फंसा, ये एक बार हो गया। इसके पहले एक सिनेरियो हुआ था कि मैं एक इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट, मेरा इवेंट मैनेजमेंट का भी बिजनेस है, मैं कॉन्सर्ट मैनेजमेंट में काम करता हूँ। मेरे ओके अलग अलग कॉन्सर्ट्स किया, जयतुल लाइव इन कॉन्सर्ट्स है, सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट्स है, और कॉन्सर्ट्स किए। एक बहुत बड़ा इंडिया का कॉन्सर्ट वी हैड प्लान, आर्टिस्ट को पैसा दे दिया था, टोटल इवेंट का बजट वाज अराउंड 4.5 करोड़, और लास्ट मोमेंट पे आर्टिस्ट ने बोल दिया कि मुझे काम नहीं कर सकता मैं, क्योंकि किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर ने प्रेशराइज किया कि उस डेट पे उसके यहाँ पे उसको चाहिए ओके वो आर्टिस्ट। तो इन दैट टाइम, ये तो बहुत पहले की बात है, आई थिंक 2012-13 की बात है, तब भी वही हुआ कि पूरा डिप आ गया। 2 गाड़ियां थी वो बेचनी पड़ी, बीवी का सोना गहना सब बेचना पड़ा। बट एक चीज क्लियर थी, अपनी नीयत साफ है और फिर से खड़ा करने की ताकत है। ये अगर खुद में है तो फिर कुछ भी हो जाए आप खड़े रह सकते हो। जिस दिन आपका ये हौसला टूट गया कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, उस दिन आप खत्म हो। जब तक आप में वो जिद है कि मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं, तब तक आप हारे तो नहीं हो। एक्चुअली मैं ये टैगलाइन पे मेरी सीरीज चलाने वाला हूँ, ओके, जिद है तो आसान है। ये सीरीज में चलाने वाला हूँ और शायद वो आपको भी पसंद आ जाएगी। अभी थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ कि बिजनेस पार्टनर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और रखना है तो उसके लिए क्या क्या चेक पॉइंट्स हम लोगों ने रखने चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। सो आइडियली लोग क्या करते हैं, या जो मैंने भी किया था, कि बिजनेस पार्टनर मैंने वो चूज किया जो मेरे जो चीज में मैं कम हूं उसमें मैंने, मतलब मेरे पास अगर सेलिंग स्किल्स है, मार्केटिंग स्किल्स है, टेक्निकल मेरे पास स्किल्स नहीं है, तो मैंने टेक्निकल स्किल्स वाला पार्टनर रखा। बट पार्टनर रखने का सबसे बड़ा पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई क्या तू उसके साथ रात को या शाम को एक साथ बैठ के तुम लोग एक एक ड्रिंक पी के मजे में पी सकते हो, क्या तुम्हारी फैमिलीज एक दूसरे के साथ अलाइन हो सकती है, तो ही वो बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर, ये दोनों सेम तरीके से ही चूज करने जरूरी है। ओके उसमें प्लस पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो, तो हर किसी में रहने वाले हैं। ओके बट लोग क्या करते हैं, मुझे कोई पैसा देने वाला है इसलिए उसको पार्टनर लूंगा। बट इफ एट ऑल यू आर नॉट अलाइंड विथ हिम और ही इज नॉट अलाइंड विथ यू, दोनों में से कोई एक कंट्रोल कर रहा है आपको, मतलब आप उसको कर रहे हैं, वो आपको कर रहा है, तो वो एक पॉइंट के बाद आपका, अभी ठीक है अभी जरूरत है इसलिए उसको खींच लेते हैं साथ में, फिर बाद में एक पॉइंट के बाद टूट जाता है वो। ओके ये एक। दूसरा, आप कल्चरली अलाइंड हो क्या, वर्क कल्चर के साथ आप अलाइंड हो क्या, मतलब आप आलसी हो फॉर एग्जांपल, जैसे आपने थोड़ी देर के पहले कहा कि मैं रात का राजा हूँ या मैं नाइट आउल हूँ, कि रात को मैं काम करना आपको अच्छा लगता है, और अगर आपका पार्टनर, एक एग्जांपल है जस्ट, आपका पार्टनर बोल रहा है कि नहीं मैं दिन में ही काम करूंगा, सो हाउ आर यू गोइंग टू अलाइन विद ईच अदर। एग्जैक्टली सो अलाइनमेंट अगर नहीं है, ऑफ कोर्स पार्टनरशिप में एक अलाइनमेंट होनी जरूरी है। दूसरा, जो आपके प्लस है वो उसके नेगेटिव होने चाहिए, जो उसके नेगेटिव आपके प्लस होने चाहिए। दोनों प्लस प्लस में रहे या दोनों नेगेटिव नेगेटिव में रहे तो वो बिजनेस और ताकि संसार है। आपका मतलब है दोनों बैलेंस रहे। दोनों बैलेंस होना जरूरी है, पर बैलेंस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है योर इंटरेस्ट शुड लाई इन वन थिंग। ओके एक बंदा बोल रहा है कि मुझे पैसा कमाना है उसलिए धंधा करना है, और एक बंदा बोल रहा है कि नहीं मुझे वैल्यू क्रिएट करनी है इसलिए मुझे पैसा बनाना है, तो वो अलाइनमेंट नहीं हो सकती। ओके और आइडियली आई फील कि आज के डेट में अगर पैसा कोई इन्वेस्ट कर रहा है इसलिए आप अगर उसको पार्टनर ले रहे हो तो मत करो वो, क्योंकि आज के डेट में विद द डिजिटल थिंग्स दैट वी हैव, आप बिना पैसे के भी बिजनेस खड़ा कर सकते हो, ओके 100% बिना पैसे के धंधा खड़ा कर सकते हो। ओके तो अभी ये पार्टनर का आपने क्लियर कर दिया। सो इसके आगे जाके लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि प्रोडक्ट हम लोग कैसे चूज करें और वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मायने बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन। तो प्रोडक्ट चूज का जो फैक्टर है तो उसके लिए भी कुछ KPIs होंगे, उसके लिए भी कुछ चेक पॉइंट्स होंगे, तो वो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट चेक पॉइंट्स। आइडियली प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है अगर आपको, तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना और बीवी या पति सिलेक्ट करना इज एज गुड एज सेम। दूसरे का अच्छा लगा इसलिए अपना बना के नहीं लेके आ सकते, दूसरे की बीवी अच्छी लगी इसलिए हम लोग अपनी बना के नहीं लेके आ सकते। वैसे ही दूसरा कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है
लेट्स अज्यूम मैं शर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरे पास BMW है, और आप सोचोगे कि मैं भी शर्ट एक्सपोर्ट करूंगा और अपनी मर्सिडीज खरीदूंगा, तो आपके पास शायद जो नैनो होगी वो भी बेचने की नौबत आ Okay. जाएगी. सो योर प्रोडक्ट हैज टू बी योर इंटरेस्ट, क्योंकि नॉट ओनली इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इन एनी इंडस्ट्री, आपको अगर उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको इस सर्विस में इंटरेस्ट नहीं, तो आप उसकी रिसर्च नहीं कर पाओगे. ओके और अगर आप रिसर्च नहीं कर पा रहे हो तो आप उसमें डेप्थ में नहीं जा पाओगे, उसके एंड पॉइंट तक नहीं जा पाओगे. और जितना आपका प्रोडक्ट का रिसर्च स्ट्रांग है, उतना आप अपने बायर को इजीली कन्विंस कर सकते हो. इसलिए प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होना जरूरी है. और दूसरी बात, लेट्स सपोज मुझे इंटरेस्ट है सोना एक्सपोर्ट करने में, मुझे 1 कंटेनर भर के सोना एक्सपोर्ट करना है, बट मेरा इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 25,000 का ही है, नहीं हो तो वो अलाइन नहीं होगा. नहीं हो पाए सो एग्जैक्टली एक तो आपका इंटरेस्ट और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी. इन्वेस्टमेंट आपका जितना है उस हिसाब से प्रोडक्ट डिसाइड कीजिए. अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसी धंधे से वो इन्वेस्टमेंट क्रिएट कीजिए. और वो पॉसिबल है कि छोटी से स्टार्ट करो. बहुत से छोटे छोटे बिजनेस है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री में, उससे स्टार्ट करो. एंड गोल रखो ना कि मुझे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, ओके तो वैसे वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है. ओके मतलब कि इस तरीके से जो प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट है वो प्रोडक्ट के लिए आप जाओ बेसिकली, और वो प्रोडक्ट का रिसर्च कंप्लीट करो, और उसके बाद में आप ये कर सकते हो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के हिसाब से. तो उसके लिए डाउन द लाइन सो लेट्स अज्यूम, उसमें एक एग्जांपल देता हूँ मैं. लेट्स आपसे आपको एक्सपोर्ट करना है हैंडीक्राफ्ट. ओके हैंडीक्राफ्ट आप जो मटेरियल सिलेक्ट करोगे उसका शायद 1 कंटेनर आप तो कैलकुलेट करो तो 10 लाख का जाएगा फॉर एग्जांपल, पर आपके पास 10 लाख नहीं है. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में आप काम करो, पूरा रिसर्च करो, उसके ऊपर आप रिसर्च रिपोर्ट क्रिएट करो, और वो रिसर्च रिपोर्ट ऐसे लोगों को बेचो कि जिनको हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करना है. क्योंकि लोगों का प्रॉब्लम है, लोगों को रिसर्च करने में मजा नहीं आता, मजा नहीं आता. या उतना मेहनत या टाइम दे नहीं पाते. तो वो रिसर्च रिपोर्ट अगर आप 10,000 में बेचते हो और लेट्स में आपको महीने के 20-25 लोग भी मिलते हो, आपको 2.5 लाख का रेवेन्यू आ गया. ओके ऐसे आप अगर कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो आपके पास हर महीने अगर 20 लोग भी आ रहे हैं तो आप 5 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो. 10 महीने के बाद आपके पास 50 लाख का पैसा आ जाए, 50 लाख रुपए आ जाएंगे. उसमें से लेट्स में आपके 20 लाख रुपए मार्केटिंग में गए, बाकी के एक्सपीरियंस में गए, 30 लाख रुपए आपके पास जमा हो गए. प्लस आपके पास 200 ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे जिनको हैंडीक्राफ्ट में एक्सपोर्ट करना है और उनको शायद रास्ता नहीं मिला है. तो 10 महीने के बाद उनको कॉल करो कि भाई आपने मेरे से रिपोर्ट लिया था, वो रिपोर्ट लेने के बाद आपने कुछ काम किया है. तो ज्यादातर लोग रिपोर्ट लेने के बाद काम नहीं करेंगे. तो उनमें से लेट्स अज्यूम 200 लोगों में से भी आपको अगर 20 लोग मिल गए कि जो बोले नहीं हमको नहीं मिला है, तो उनको आप आपकी कंसल्टेंसी ऑफर करो ओके कि भाई मैं आपको कंसल्टेंसी दे पाऊंगा और आपके लिए मैं बायर ढूंढ लूंगा. बायर आने के बाद जो भी ट्रेड होगा वो ट्रेड वैल्यू में से 10% 5% मैं अपना रेवेन्यू रखूंगा, उससे और आपका रेवेन्यू बढ़ेगा. ओके वो होने के बाद जब आप उनके लिए किसी और कंट्री में बायर ढूंढ रहे हो, तो खुद के लिए ढूंढ ही सकते हो. खुद के लिए तो ढूंढ सकते हो, तो खुद के लिए दूसरे और कंट्री में आप बायर ढूंढो और उनके पास जाओ कि भाई तेरे प्रोडक्ट के लिए मैं अपने कंपनी पे के नाम पे मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे बायर मिला है, क्या तू क्रेडिट पे माल देगा मुझे? तो क्या आपको लगता है कि 1 साल अगर आप बंदे के साथ काम करो तो वो क्रेडिट पे माल नहीं देगा अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो? 100%. सो बिना इन्वेस्टमेंट के भी ये धंधा खड़ा किया जा सकता है. ओनली थिंग इज डॉट्स कौन से कनेक्ट करने पता होना जरूरी है. सर अभी डॉट्स कनेक्ट की बात हुआ है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये इंडस्ट्री के लिए माइंडसेट क्या होता है, क्योंकि मैंने जितना रिसर्च किया है आपका पहला पंच पॉइंट हमेशा रहता है कि ये इंडस्ट्री के लिए माइंडसेट इंपॉर्टेंट है. मैं बोलता हूँ सिर्फ ये इंडस्ट्री के लिए नहीं, किसी भी बिजनेस के लिए 10% स्किल्स होने जरूरी है ओके और 90% माइंडसेट इंपॉर्टेंट है. कैसे? स्किल्स डेवलप किए जा सकते हैं, माइंडसेट भी डेवलप किया जा सकता है, बट वो लोगों को समझ में नहीं आता कि मुझे माइंडसेट क्या डेवलप करना चाहिए. एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अगर एग्जिमप्रेन्योर बन रहा हूँ, मैं अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ, तो मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मुझे इस धंधे में क्या इंपॉर्टेंट है. आज के डेट में जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है या जो लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिखा रहे हैं, वो लोग क्या बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, इसका ट्रेड एग्रीमेंट, उसका ट्रेड एग्रीमेंट. भाई वो धंधा नहीं है. ओके मेन धंधा क्या है कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा है, उस Right. प्रोडक्ट का रिसर्च क्या है, वो प्रोडक्ट कौन से देश में जाएगा, वो देश का रिसर्च करो, उसके बाद वहां पे बायर्स ढूंढो, सेल्स करो, मार्केटिंग करो. दिस इज मेन बिजनेस. ओके डॉक्यूमेंटेशन टेक्निकली इज ओनली 5 to 7% ऑफ योर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस. बट अगर आप
5-7% की चीजों की वजह से 95% की अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो, हाँ तो आपसे जो है बड़ा डफर के लिए ये कैसा हुआ पता है आपको? अगर आप सीए के पास जाते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, चार्टर्ड अकाउंट क्या करता है? अपनी जीएसटी भरता है, आईटीआर फाइल करता है। तो क्या ये सही होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो काम है, जो जीएसटी भरना है या आईटीआर भरना है, वो मुझे नहीं आता है, इसलिए मैं धंधा नहीं करूंगा? ओके। इज इट राइट? नो। नहीं, नहीं हो पाएगा। वैसे ही लोग कर रहे हैं कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन के डर लगता है, इसीलिए मैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस नहीं करूंगा। जो चीज के लिए आप 15,000 20,000 के ऊपर बंदा किसी को हायर करके उसको आप वो काम देके आपका पूरा धंधा एग्जीक्यूट कर सकते हो। 95% बिजनेस इज डिफरेंट, 5% इज ओनली डॉक्यूमेंटेशन। ओके पर लोग माइंडसेट क्या रखते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब डॉक्यूमेंट्स। ओके। तो अभी अपना जो बात हुआ है इसके बारे में कि माइंडसेट कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, अपना जो बेस लाइन जो है कि अपने को मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने अभी कहा है कि कम से कम इसमें आप स्टार्ट कर सकते हो, जीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप ये धंधा खड़ा कर सकते हो। जीरो नहीं बोलूंगा, 5 से 10,000 की इन्वेस्टमेंट में कर मिनिमम सकते चाहिए। तो ये 5 से 10 हजार फिगर क्यों आई आपके इसमें? 5 से 10,000 मतलब आप अगर समझो कहीं पे जाते हो, कहीं पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखते हो, हाँ हाँ। तो आपको पूरा वो इंडस्ट्री समझना पड़ेगा। ओके और उसके लिए ये नहीं कि मैं गूगल पे जाके, नेटफ्लिक्स पे, गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके धंधा सीखूं। यू हैव टू टेक सम ऑफिशियल ट्रेनिंग फ्रॉम समवन जिसने वो किया हुआ है। ओके वो ट्रेनिंग के लिए आपको कई जगह 5-7 हजार का मिलता है, मेरे यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग 15,000 का मिलता है। ओके। सो वो ट्रेनिंग लेने के बाद आपको एक लाइन ऑफ एक्शन मिल जाएगी कि आप कि ये बिजनेस एग्जैक्टली क्या है। ओके और उसके बाद फिर आप अगर लेट्स अज्यूम आपने मेरे से पूरा ट्रेनिंग ले लिया, आपको बिजनेस समझ गया, इंडस्ट्री समझ में आ गई, आपके पास अगर मार्केटिंग स्किल्स है प्रॉपरली, तो आप प्रॉपर 2 वीडियो 4 वीडियो मार्केटिंग करके 2-5 हजार का स्पेंड्स लगा के आप अपना रिसर्च रिपोर्ट सेल कर सकते हो, आप आपकी कंसल्टेंसी सेल कर सकते हो, आप आपके लोगों को डॉक्यूमेंटेशन बनाने की सर्विस दे सकते हो। ओके। जैसे बहुत से लोग हैं जिनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस चालू करना है, ज्यादातर लोगों को ये भी पता नहीं है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस 500 रुपये में बनता है। बस Exactly. नहीं, ये चीज भी मुझे आज पता चली है क्योंकि मैं इंडस्ट्री से वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। हाँ, तो 500 रुपए में भाई मेरे वर्कशॉप में, हर एक वर्कशॉप में 1200 से 1500 लोग होते हैं। मैं वहां पे लोगों को पूछता हूँ कि मेरे कंपनी का एक ऑफर चालू है, 5,000 का इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है, मैं 2,500 रुपये में दे रहा हूँ, जिसको लेना है हाथ ऊपर करो। 70% लोग हाथ ऊपर करते हैं। तो जो लोग क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में अपना कुछ करियर बनाना सोच रहे हैं, उनको ये तक पता नहीं है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बेसिक लाइसेंस 500 रुपये में बनता है। क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। ओके तो अगर आप लोगों को ये सर्विस दो कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस 5,000 का नहीं बनता है, 500 रुपये का बनता है, पर वो बनाने के लिए मैं 2,000 रुपये अपनी फीस लूंगा। ओके और वो बनाना भी कैसे पड़ता है, कहीं पे जाके बनाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन बना सकते हो। ओके सो इवन इफ अगर आपने एक डॉक्यूमेंटेशन बनाने की सर्विस स्टार्ट की लोगों के लिए कि भाई तुम्हारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग एट एक्चुअल गवर्नमेंट चार्जेस पे बना के देंगे, हमारी फी लेंगे हम 10,000 रुपए एज सर्विस चार्जेस। ओके। तो महीने में अगर 5 लोग भी आपको मिल जाए तो 50,000 का 50,000 का रेवेन्यू हो जाता है, जो कि आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम जिसको हाँ, तो वो 50,000 से आप ई कॉमर्स है। एक्सपोर्ट पे काम चालू कर सकते हो। एग्जैक्टली। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में जो पैसा बनेगा वहां से आप थोड़ा बहुत इंपोर्ट में काम कर सकते हो। तो यू कैन ग्रेजुअली कीप ऑन गोइंग, बट अगेन माइंडसेट इंपॉर्टेंट। माइंडसेट इज इम्पोर्टेंट, जो आपने इससे पहले मुझे इससे बताया पहले कि जो बोला। जो माइंडसेट जो है वो माइंडसेट आपके लिए बहुत मायने रखेगा और ये माइंडसेट से ही यहाँ पे काम क्या है ना, लोगों को डायरेक्ट अंबानी बनना है। वो हो नहीं पाता। हाँ, लोगों को धीरू भाई ने जो मेहनत की वो नहीं करनी है, हाँ मुकेश बनना है डायरेक्टली। अच्छा तो सही बात वो है, प्रॉब्लम है। सही बात। अभी आपने जो चीज बताई कि डायरेक्टली अंबानी बनना है, तो आजकल के लड़के भी फोकस कर रहे हैं आकाश अंबानी के ऊपर या जी। अनंत अंबानी के ऊपर, जी। लेकिन जो धीरू भाई जी ने या फिर मुकेश जी ने जो मेहनत की है, ऑब्वियसली जो मिला है मुकेश भाई को वो रियासत में मिला है, लेकिन उसके लिए भी खड़ा उतरना नहीं, पड़ता है। रियासत तो दोनों को मिली थी। हाँ, दोनों को मिली थी। एग्जैक्टली। अगर ये मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि नहीं धंधा हर किसी के बस की बात नहीं है, धंधा पीढ़ियों से आता है या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में आता है। आई फील धंधा पीढ़ियों से नहीं आता है, धंधा आपके माइंडसेट से आता है। एग्जैक्टली। क्योंकि एक ही घर में पैदा हुए, एक ही माँ ने बड़े किए हुए अगर 2 बेटे, एक अनिल अंबानी बन सकता है और एक मुकेश अंबानी बन सकता है। एक जो इंडिया का सबसे रिचेस्ट इंसान,
आप या कह एशिया का सकते हैं, सबसे आज कह बिजली सकते तेज हैं इंसान, एग्जैक्टली। और एक पूरी तरह डूबा हुआ पैरादर जो डूब गया उसको सबसे ज्यादा पैसा मिला था। जो डिवीजन हुआ या तो वो डिवीजन में मैक्सिमम प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस अनिल अंबानी के पास गए थे। हाँ, इसके लिए वो माइंडसेट जरूरी है, ताकि जिस टाइम पे रिलायंस टेलीकॉम अनिल भाई के यहाँ पे जब गया था, उसी टाइम पे जब गया था तब मुकेश भाई ने बैक ऑफ द माइंड वो रखा था कि ये मुझे कभी ना कभी करना है। तो उसी दिन से उन्होंने बैकवर्क चालू कर दिया था कि जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उस दिन में मैं जियो लॉन्च करूंगा। और उसी टाइम पे उन्होंने जियो लॉन्च किया एग्जैक्टली। और मैंने एक चीज मैंने ऐसे ही रिसर्च करते हुए वो देखा था जो कि रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट है कि ये लोग बायर जब अपने लिए फाइंड आउट करते हैं, जो जिसको वेंडर कहते हैं, तो इनका एक बेसिक होता है कि सपोज ये लोगों को मोबाइल इंपोर्ट करना है जियो के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं, बायर को कोटेशन मंगाते हैं। लेकिन कोटेशन हम लोगों के यहाँ पे कैसा कोटेशन होता है कि मोबाइल का नाम लिखा जाता है, उसके सामने उसका प्राइस लिखा ये लोग जाता है। डिकोड करते हैं, ये लोग पार्ट डिकोड 1 करते हैं। पार्ट 2 जी, पार्ट जी, 2 पे जी। मतलब कि इसका आईसी, इसका ये, उसका मॉडल कैसा होगा, इसका सारी चीजें, मतलब कि इसके अंदर बैटरी कितने हुई, तो बैटरी के अंदर भी घुसते हैं और बैटरी के बैटरी अंदर का का कंपोनेंट ग्राम क्या है? निकालते हैं, सारी चीजें निकाल के फिर उसको एंड में जाते हैं और उसके बाद में उसका फाइनल अमाउंट निकलता है टोटल बना के, तो वो फाइनल अमाउंट पे देते हैं और उसके ऊपर हर एक चीज के ऊपर वो निगोशिएट करके वो करते हैं। बट वो नेगोशिएट करने के बाद भी पीपल आर हैप्पी टू सप्लाई हाँ। देम बिकॉज दे आर पे मास्टर्स। और दूसरी चीज उनके पास में क्वांटिटी होता है कि Exactly. जिस टाइम पे हम लोग 10 मोबाइल लेते हैं या फिर हम लोगों का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोगों की कैपेसिटी है कि हम लोग 1000 मोबाइल ऑर्डर करें, तो उसी टाइम पे वो लोग 10 1 लाख लाख 1 CR के आसपास में ऑर्डर देते हैं, तो उनका पूरा फैक्ट्री 2 साल 3 साल के लिए बुक हो जाता है, तो दे आर हैप्पी फॉर दैट। सो ये एक चीज है कि आपका माइंडसेट और आपका डीलिंग कैसे होता है उसके लिए। अभी ये डीलिंग के रिलेटेड बात हुआ है, वेंडर के रिलेटेड बात हुआ है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है बायर फाइंड आउट करने में। जी। कैसे मतलब दिक्कत कैसे आती है कि बायर कैसे बायर कैसे फाइंड आउट करें? बायर फाइंड आउट करने के ना टोटल 24 अलग अलग तरीके हैं। ओके, 24 अलग अलग तरीके जो मैं यूटिलाइज करता हूँ, जो मेरे से मेंटरशिप लेते हैं उनको मैं सिखाता हूँ, ओके और उसमें से बायर मिल जाते हैं। ओके। अब 24 के 24 तो नहीं बताऊंगा मैं यहाँ वो पे, हम हमारे क्योंकि स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हैं। नहीं, उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ। दैट्स ग्रेट। तो So, उसके लिए जो मेजर है वो हम लोगों को बता दीजिए, ताकि उसमें हमारी से कम्युनिटी से कुछ आपके पास आ जाए और कुछ हमारे जो व्यूअर्स है तो उनको भी थोड़ा सा Okay, अभी कुछ सबसे मिल पहले आपकी कम्युनिटी के लोगों को अगर मेरे पास आना है तो मैं मेरा पूरा ट्रेनिंग और मेरा पूरा ये अभी तक तो मराठी में चल रहा है। जाए। ओके सो आई एम नॉट इन, ऑफ कोर्स मेरे ट्रेनिंग में आंध्र प्रदेश से लोग आते हैं, सिंगापुर से लोग आते हैं, ओके एंड इट इज नॉट ऑनलाइन, इट इज फिजिकल ट्रेनिंग। ओके जिनको थोड़ा बहुत मराठी समझ में आता है वो लोग आ जाते हैं। बट बायर फाइंडिंग का बेसिक और सिंपल अगर एक रूल बताया जाए तो यू नीड टू बी देयर। ओके आपको अपना खुद का एग्जिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। आप अगर बोल रहे हो कि मैं इंडस्ट्री में नया एंटर कर रहा हूँ, तो वो बायर अगर जिसके पास आपको मेल करोगे, आप उसको आपका ब्रोशर भेजोगे, उसके बाद वो सबसे पहली चीज क्या करेगा, तो गूगल पे जाके आपको सर्च करेगा। एग्जैक्टली गूगल पे सर्च करने के बाद अगर आपका कंपनी का सिर्फ एक फेसबुक अकाउंट दिख रहा है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा है, तो डू यू रियली फील को आपको ऑर्डर देगा? नहीं दे पाए क्योंकि वो आपको फिजिकली देख नहीं रहा है, क्योंकि एग्जिस्टेंस ही नहीं। एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एग्जैक्टली तो वो एग्जिस्टेंस, डिजिटल फुटप्रिंट्स क्रिएट करने जरूरी है, ओके सबसे पहली बात। दूसरी बात, एग्जिस्टेंस वो फुटप्रिंट क्रिएट करने के बाद आपको उनके पास पहुंचना जरूरी है। एग्जैक्टली अब पहुंचना कैसे है? एक, आप एग्जीबिशन अटेंड कर सकते हो, उनको अपने ब्रोशर्स फिजिकल कॉपी भेज सकते हो। लोग क्या करते हैं, मेल भेजते हैं। अब जैसे आप मेल भेज रहे हो, वैसे और 2000 लोग हैं सही जो बात। उसको मेल भेज रहे हैं। कोई कोई मेल तो ओपन भी नहीं होते। बट आज के डेट में मैं थोड़ा सा उल्टा वर्क करता हूँ, मेरा दिमाग थोड़ा उल्टा चलता है, इसलिए आज के डेट में जब सब लोग डिजिटल जा रहे हैं तब मैं फिजिकल जाता हूँ, मैं Okay, तो आप कुरियर hard करता copy- हूँ, मैं हार्ड कॉपी कुरियर कर देता हूँ। आज के डेट में अगर आपके पास हार्ड कोई कॉपी कुछ किसी चीज की आ जाता है, यू मेक श्योर यू ओपन इट, एग्जैक्टली जो मैक्सिमम लोग नहीं करते। ओके मतलब ये इवन key अपने point घर है। पे भी कोई अगर कुरियर आ जाता है और कुछ पेपर है, डॉक्यूमेंट, भले डर के मारे हो या किसी भी चीज के हो कारण हो कि ये ओपन क्या करके है, देखते हैं। मेल तो ठीक है ना, 100 मेल आए, उसमें से 50 ओपन किए, 50 ओपन नहीं किए, डायरेक्टली रेड करके मार्क कर दिया, अनरेड मार्क कर दिया, बात खत्म हो गई। ओके बट फिजिकल कॉपी तो यू नो इट उनके पास पहुंचने वाली है। ओके दूसरा, क्रिएट रिलेशंस।
ओके विथ दोज हु आर नॉट योर बायर्स। ओके ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो लोग नहीं करते। जो आपका बायर नहीं बना है उसके साथ उसको भी गिफ्टिंग, उसको भी रिलेशनशिप क्रिएट करना। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैंने ना 2013 में चाइना में एक कंपनी को मुझे कुछ इंपोर्ट करना था। आई थिंक मुझे पावर बैंक्स इंपोर्ट करने थे, जो पोर्टेबल पावर बैंक, सॉरी पोर्टेबल यूज एंड थ्रो पावर बैंक मुझे इंपोर्ट करने थे। तो मैं उस टाइम एक बायर से मेरा बात हुआ, उससे मैंने बात कर लिया, उससे नेगोशिएशन किया, एंड पॉइंट तक आया। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट इंडिया में चलने वाला है नहीं, तो नहीं करते, ड्रॉप कर दिया उसने। ड्रॉप कर दिया मैंने। ओके बट तब से लेके 2013, आज हम लोग बैठे 2024 में, तब से लेके आज तक हर दिवाली को उस बंदे का, चाइनीज बंदा है, हर दिवाली को उसका मुझे मैसेज आता है। हर उनके न्यू ईयर को मैसेज आता है, अपने न्यू ईयर को मैसेज आता है, ओके 26 जनवरी को उसका मैसेज आता है। सिंपल बात सोचिए, 2013 में मुझे जो बंदे से मैंने बात किया था उसका एग्जांपल मैं 2024 में आपको भी दे रहा हूँ। So तो that is अगर मुझे उस इंडस्ट्री में कभी काम करना है तो मैं ऑनलाइन जाके नहीं देखूंगा, मैं उसको मैसेज कर दूंगा। ये जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट और बिल्डिंग है, अपने आप पे क्या होता है, बायर को मेल भेजा, उसने बात किया, साला कोटेशन मंगाया, मेरे को ऑर्डर नहीं दिया, बाहर में जा, ब्लॉक कर दो उसको। देयर यू लूजिंग योर बिजनेस। एग्जैक्टली सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाइना को गाली देने से बेटर है ना, चाइना से सीखो कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग जो है अपने यहाँ का, वो कल्चर अपने को थोड़ा सा एक चेंज करना और ये पड़ेगा। कल्चर चेंज अपने- करने से हाँ। बेटर है ना। प्रॉब्लम क्या है ना, अपने एजुकेशन सिस्टम में ही, जो अंग्रेजों की देन है अभी तक, वी आर बीन क्रिएटेड टू बिकम स्लेव्स। ओके हमको 9 से 5 की नौकरी के लिए ही बनाया गया है ओके विथ आवर एजुकेशन सिस्टम। वाइस वर्सा विथ चाइना, चाइना के एजुकेशन सिस्टम में उनको ट्रेन किया गया है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ओके तो वो बेस से सो start बेस होता से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर बेस से शुरुआत, अभी आप अगर 25, 30, 50 साल के हो तो बेस से ऑफिस जाके चेंज तो नहीं कर पाते। तो इन दैट केस विजिट मैक्सिमम एग्जीबिशंस। है। ओके मैं क्या करता हूँ, मेरा ये माइंडसेट डेवलप होने का कारण क्या है, तो मैंने मैक्सिमम शुरुआत के दौर में, अभी तो पॉसिबल नहीं होता, बट शुरुआत के दौर में मैंने मैक्सिमम इंटरनेशनल एग्जीबिशन अटेंड किए जो इंडिया में होते। तो पैसा नहीं था बाहर जाने का, तो मुंबई में आप जाओ, बैंगलोर में जाओ, दिल्ली में जाओ, हर साल अलग अलग कंट्रीज के एग्जीबिशन होते हैं। हांगकांग फेयर होता है, चाइना फेयर होता है। Okay. वहां पे उन कंट्रीज के लोगों का माइंडसेट समझ में आता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने आप अगर किसी लोकल एग्जीबिशन में जाते हो, इंडिया के एग्जीबिशन में, तो अपने सिनेरियो आप विजुअलाइज कीजिए। क्या होता है, एग्जीबिशन में कोई बंदा बैठा है, स्टॉल लगाया हुआ है, अंदर बैठा है कुर्सी पे पैर डाल के, कस्टमर को आना है तो आएगा, आने के बाद में बात करूंगा। वाइस वर्सा चाइना फेयर में अगर आप जाते हो तो एक बंदा स्टॉल के अंदर रहेगा और एक बंदा बाहर आते जाते लोगों को इनवाइट करता रहेगा कि भाई तू कब? आ और मेरा स्टॉल देख। दिस इज देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी ओके कि अगर तू मेरे पास नहीं आ रहा है तो आई विल कम टू यू, हम लोग तुमको कंफर्टेबल करेंगे एंड देन यू बिकम माई कस्टमर। तो अगर मुझे इंटरेस्ट भी नहीं उसके पास जाने का, तो एटलीस्ट बिकॉज ही शोइंग मी, बिकॉज वो मुझे बुला रहा है, मैं उसके पास एटलीस्ट जाके देखूंगा कि वो क्या दिखा रहा है, एंड दैट आई कैन बिकम हिज कस्टमर। ओके तो आपका ये कहना है कि हमारे कंट्री में जो चीज़ें अच्छी है उसको आप ग्रैब कर लो, और बाहर के देश से कुछ माइंडसेट भी इंपोर्ट करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। वो माइंडसेट आप इंपोर्ट करके देखिए, लेके आ जाओ। फॉर्चुनेटली इंडिया का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे पास मैन पावर बहुत अच्छी खासी है, एग्जैक्टली बट वी अनफॉर्चुनेटली आर नॉट लेवरेजिंग दैट मैन पावर। ओके हम लोग के मैन पावर को हम लोग अगर प्रॉपरली ट्रेन करें, माइंडसेट डेवलप करें, तो महासत्ता बनने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। बट अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्टेंस जो होता है, वो एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। ट्रेनिंग्स इस चीज़ की नहीं कि आप बिजनेस कैसे करें, ओके ट्रेनिंग इस चीज़ की होनी ज़रूरी है। मतलब मुझे अगर लास्ट टाइम किसी पॉडकास्ट में मुझे किसी ने पूछा था कि अगर आपको एक रूल ऐसा बनाने के लिए बताया जाए कि ये रूल कंपलसरी पूरे देश में होना चाहिए तो कौन सा रहेगा, तो मैंने उनको कहा था वो एक ही रूल होना चाहिए कि माँ बाप बैठ के बच्चों को एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्रिएट करे। भले वो बंदा आगे जाके बिजनेस करे या जो जॉब करे, बट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्रिएट होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है और अगर आप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट लेके किसी पर कहाँ पे जॉब भी कर रहे हो, तो भी आप उस कंपनी को बढ़ाओगे। एग्जैक्टली ताकि वो माइंडसेट के अंदर ही रहेगा कि मुझे, मैं खुद हूँ तो मुझे ये आगे लेके जाना। एग्जैक्टली क्योंकि मेरी कंपनी बढ़ेगी तो मैं बढ़ूंगा और मैं बढ़ूंगा तो मेरी कंपनी बढ़ेगी। ये जब होगा ना, तब कंपनियां भी बढ़ेगी और इंडिविजुअल इंसान भी बढ़ेगा। क्यों होता है ऐसा कि हर कंपनी में एक दो लोग होते हैं कि जो फटाफट ऊपर चले जाते हैं और कुछ लोग रहते हैं कि जो नीचे के नीचे रह जाते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि जो नीचे रह जाते हैं ना, वो लोग
दिन भरने के लिए जॉब करते हैं कि आज का दिन आया हुआ, मेरा आज का जो पगार है वो मिल गया, बात खत्म। और कुछ लोग होते हैं जो रात को 12 बजे भी उनको कॉल करो, काम पे अवेलेबल रहते हैं, सैटरडे संडेज को भी अवेलेबल रहते हैं। दैट इज द रीजन दे ग्रो फास्ट। ओके, सो ये माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस करने के लिए जरूरी है, इवन अपने डेली लाइफ में भी वो जरूरी है। सो दैट हैज टू बी डन। तो ये बायर से रिलेटेड ये चीज हो गई। अभी लोगों को बायर तो मिल जाता है, सपोज हम लोग एक पकड़ ले कि लोगों को 10 बायर मिल गए, लेकिन लोगों को एक माइंडसेट के अंदर एक डार्क साइड इस इंडस्ट्री का ऐसा दिखता है कि बायर जेन्युइन है क्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क आने के बाद में लोग वहां पे स्टॉप कर देते डील करना। सही बात है। तो इसका कोई चेक पॉइंट है या ये इसका क्या प्रोसेस है कि कैसे आइडेंटिफाई करें? आइडियली ECGC नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज इंडियन गवर्नमेंट्स एक्सटेंशन, ओके एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ओके ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो आपको बायर वेरीफाई करके देती है। ओके अगर उन्होंने कहा कि बायर के साथ काम करो और अगर उस बायर ने पैसा डुबाया तो 85 to 90% पैसा वो लोग आपको दे देती है। ओके। तो इसके लिए कुछ इंडियन गवर्नमेंट चार्ज करता है? नॉमिनल 5-6 हजार रुपए चार्ज करते हैं ओके, हर एक हर एक कंसाइनमेंट। हर एक कंसाइनमेंट पे। सो इट इज वर्थ इट। आपका अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 10 लाख 15 लाख का है तो 5-6 हजार रुपए तो आप एनी टाइम बेयर कर सकते हो। तो मतलब कि आपके लिए बायर वेरीफाई करना है, सो दिस ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्प यू, और वो ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ग्रीन टिक करके दे दिया, सो यू कैन गो अहेड विद। ये एक चीज होगी। दूसरी चीज, पेमेंट टर्म्स अपने क्लियर रखो, 100% एडवांस पे काम करो। चाइना वाले क्यों आपको क्रेडिट पे माल नहीं देते? दे आर वेरी क्लियर कि भाई मैं माल तुझे बजा के दे रहा हूँ, पैसा बजा के एडवांस पे दूंगा। ओके अपने यहाँ पे वो प्रॉब्लम है कि लोग, कोई गोरा अपने से बायर प्रोडक्ट बाय कर रहा है, कोई शेख अपने से, शेख मतलब दुबई वाला शेख कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा है, एग्जैक्टली। तो उसको हम लोग नहीं इंटरनेशनल बायर है तो हम लोग क्रेडिट पे माल दे देते हैं, खुशी से दे देते हैं, उसमें और वहीं पे फंस जाता है। ज्यादातर फंसने का कारण यही है। दूसरा एक LC नाम की चीज होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट, ओके विच इज बेसिकली बायर की बैंक आपके बैंक को कंफर्मेशन देती है कि भाई ये बंदे ने उतना पैसा अपने मेरे बैंक में डाल दिया है, आप मुझे वो एक्सपोर्ट करने का डॉक्यूमेंट दे दो, वो पैसा मैं रिलीज कर दो। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होता है। ओके, सो बैंक तो विल बी even that- गारंटेड म्यूचुअली। हाँ, बैंक म्यूचुअली एग्री करती है इंटरनली कि Okay. एक बैंक को पता है कि भाई मेरे पास पैसा आ गया, तू मुझे डॉक्यूमेंट दे, मैं उसको पैसा रिलीज कर दूंगी। ओके, तो इवन दैट इज द सेफेस्ट मोड ऑफ पेमेंट। बट लोग जाते नहीं, लोगों को थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा करना हाँ हाँ, तकलीफ वाला तो काम वो लगता है। हेडेक लगता है। तो इसके लिए कंसल्टेंसी आप हायर कर सकते हो, यही चीजों के लिए कंसल्टेंट इंपॉर्टेंट है। इसी चीजों के लिए कंसल्टेंट, ओके, ताकि आपको राइट डायरेक्शन मिल सके। और मतलब मैं आपको बोलूं, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ आपको, आई कैन गारंटी यू, इंडिया में जितने लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसमें से 40 to 50% लोग ECC के पास जाते नहीं है, जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं है। देन वो कैसे कर पाते? कर देते और फिर चिल्लाते एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री में पैसा डूबता है। अच्छा, तो जो वो लोग बोल रहे हैं कि पैसा डूबता है, वो ये लोग हैं तो कि जो लोग को प्रोसीजर करना नहीं जो चाहते, एलसी नहीं करते हैं, सिस्टम्स फॉलो नहीं करते, ECC के पास नहीं जाते, फिर तो वो इसलिए आपका इंडस्ट्री वो के नाम पहले से। वाला जो स्टेटमेंट था वो इसके रिलेटेड था कि आप सिस्टम फॉलो करो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो ये डार्क साइड अपना नहीं है, ये डार्क साइड अपने सिस्टम का है। आपने सिस्टम डार्कली डिजाइन किया है तो पैसा डूबेगा। ये देखो, मैं आपको सिंपल बताऊं, 2 तरीके के बिजनेस है। एक लोकल अपना जो बनिया होता है, हाँ वो आपको क्रेडिट पे माल देता है। सही बात है। हाँ, लेके जाओ भाई, लेके जा, पैसा आया तो है, डूब गया तो डूब गया। डीमार्ट के पास अगर जाते हो तो क्या डीमार्ट क्रेडिट पे देता है? नहीं देता है। डीमार्ट क्या बोलता है कि भाई मैं तुझे अच्छा माल दे रहा हूँ, कम कॉस्ट में दे रहा हूँ, पैसा दे, माल लेके जा। सही बात है। तो आपको डीमार्ट बनना है कि लोकल बनिया बनना है, ये आप सोचो। अच्छा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री में जो लोग क्रेडिट पे माल देते हैं वो बनिए हैं। अगेन यू कम टू के- द माइंडसेट पॉइंट। ये माइंडसेट पे माइंडसेट की बात है कि आपको क्या बनना है, क्या आपका बनना है। फोकस क्या है। मतलब कि वो निशाना आपका जो है वो आंखों के ऊपर ही होना चाहिए जो हुआ है। मेरा फंडा क्लियर है भाई, तेरे को तेरा प्रोडक्ट, आपको आपका प्रोडक्ट बेचना है तो बी वेरी फर्म ऑन योर पेमेंट टर्म। ओके, ट्रेड होने को 6 महीना लेट हुआ तो भी चलेगा, लेकिन बट पैसा डूबने से बेटर हो 6 महीना डिले होना डिले हो गया तो इजी है। बट आजकल लोग क्या हो रहे हैं, लोग एक तो दुबई और ओनियन, ये कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग बैठ गया है कि कुछ नहीं जम रहा है तो प्याज उठाओ नासिक से और दुबई में एक्सपोर्ट करो। ओके, ये बहुत कॉमन हो गया। कॉमन हो गया। और जब कॉमन चीज हो जाती है तो उसके रेट्स डाउन हो जाते हैं, उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। जिन्होंने कमाना था उन्होंने कमा लिया ओनियन में ट्रेड करके। अब वो ओनियन में ट्रेड करने वाले कमाते कैसे है, पूरे साल का एवरेज निकालते हैं।
ओनियन में या फ्रूट एंड वेजिटेबल में लोगों क्या होता है कि एग्रीकल्चर, हमारा कृषि प्रधान देश है तो हम लोग एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करेंगे, ये लोगों का माइंडसेट है क्योंकि इजीली एग्जैक्टली अवेलेबल है। इजी अवेलेबल है, और बायर easy- आपको जो है वो किसान है, तो आपको सेलर आपका किसान है, सेलर आप, हाँ सेलर किसान है, बायर वहां का कोई ट्रेडर बायर मिल जाता है। बराबर, तो जो उठता है एंटर करते हैं कि भाई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट ही काम करूंगा, एग्जैक्टली फिर समझ में आता है कि इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तो छोड़ना यार, प्याज इजीली मिल जाएगा, पोमोग्रेनेट इजीली मिल मतलब जाएंगे, कि यहाँ से उठा है वहां पे भेज दिया। वो चक्कर में मेरा एक फंडा क्लियर है कि जो बिजनेस आपको इतना इजीली एक्सेसिबल है वो बिजनेस आपको बड़ा पैसा देगा नहीं। एग्जैक्टली ताकि उसका सैचुरेशन बहुत बढ़े। या फिर आपके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं फ्रूट एंड वेजिटेबल में काम करूं और मैं पूरे साल का प्रॉफिट निकालूं। एग्रीकल्चर में कभी ऐसा होता नहीं है कि आपने एक कंटेनर लिया, वो बेचा और उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ। ओके हम लोग भी जब ट्रेड करते हैं 3 महीना 4 महीने का एवरेज निकालते हैं ओके कि भाई अगर 100 कंटेनर किसी ने भेजे तो 100 कंटेनर में से 50 कंटेनर लॉस में गए, 25 कंटेनर प्रॉफिट में आए, 25 कंटेनर एवरेज में निकले, तो उसमें से कितना प्रॉफिट निकला, वैसे प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। ओके सो एग्रीकल्चर में जैसे लोकल बिजनेस में अड़द का धंधा चलता है, वैसे ही दुबई मार्केट है। एपीएमसी मार्केट और दुबई मार्केट में कुछ डिफरेंस नहीं है, ओके वन ऑफ द सेम थिंग, कंप्लीटली सेम। अड़द वाला धंधा चलता है, लोग आके बोली लगाते माल लेके जाते हैं। ओके तो वो अगर करने की तैयारी है तो एग्रीकल्चर में उतरो। बट आई फील अगर आप खुद फार्मर नहीं हो और अगर आप खुद अड़ददार नहीं हो तो एग्रीकल्चर की बात सोचो भी मत। ओके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जो आपको प्रॉफिट्स दे सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं बीच में पालघर, वाड़ा मोकाड़ा पालघर, हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट के आगे जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे गया था। वहां पे वारली पेंटिंग्स की जाती है। वहां पे एक बच्चा था, वो बना रहा था वारली पेंटिंग। उसको पूछा कितने का है, उसने बोला दादा ये इसका कॉस्ट मैं 180 रुपये लेता हूँ, आप मुझे 150 रुपये दे दो। मैंने ठीक है 150 रुपये। वही सेम पेंटिंग सिर्फ फ्रेम ऐड करके मैंने दुबई के एम्पोरियम में 5,000 रुपये का देखा है। सेम पेंटिंग, सेम मतलब वही डिजाइन, हाँ मतलब पैटर्न पैटर्न सेम था। किसी और ने शायद वहां से ही लिया होगा 110-20 रुपये में, या शायद उससे भी कम में लिया होगा क्योंकि क्वांटिटी में लिया होगा। एग्जैक्टली अच्छा फ्रेम किया, फ्रेम के लिए 500-1000 रुपये खर्चा किया होगा, 5,000 रुपये बिक रहा है। तो मतलब कि 80-90% के आसपास प्रॉफिट जा सकता है। आप अगर बैंगलोर हाईवे जाते हो, सॉरी बैंगलोर से यूटी का जो रास्ता है, मैसूर से ऊटी हाँ का, हाँ तो वहां पे साइड में रास्ते पे कुछ लोग बैठते हैं जो बाम्बू के बॉटल्स बेचते हैं। एक बार मैं ऐसे ही जा रहा था, उनको पूछा बॉटल का कॉस्ट क्या है, दे टोल्ड मी कि सर एक लोगे तो 200 रुपये का एक बॉटल है, 4 लोगे तो मैं आपको आई थिंक 60 रुपये का एक या 110-120 रुपये का एक बॉटल दे दूंगी। वही बॉटल मैंने अमेजोन पे चेक किया, यू आर गेटिंग इट एट 1200 रुपीज। 1200 रुपीज। फिर भी हमारे लोगों को प्याज ही बेचना है। ओके मतलब कि आपका रिसर्च इम्पोर्टेंट, रिसर्च इम्पोर्टेंट और रिसर्च में आप काम करोगे तो हो जाएगा। आप अगर पूरा 1 महीना प्रोडक्ट रिसर्च, टारगेट कंट्री रिसर्च, मार्केट रिसर्च में अगर दोगे ना, तो 1 महीने का रिसर्च बहुत हो जाता है आपका पूरा अगला 2 साल का धंधा खड़े करने में। ओके और अभी मैं सीधा एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि अभी अपने को बायर मिल गया है, अभी अपने पास में प्रोडक्ट सिलेक्शन है, और आज की डेट में मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने रखने चाहिए इसके रिलेटेड, ताकि मेरे पास में एक चीज़ के लिए एक बायर मिल गया। तो अभी सपोज मुझे बिजनेस बढ़ाना है, ओके, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने चाहिए ताकि मेरा बिजनेस रूटीन और रन टाइम शुरू करने के लिए 2 प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट में हाथ मत डालिए। ओके स्टार्टिंग फेज अगर आप अकेले काम करना है, आपके पास अगर टीम है प्रॉपर, देन स्काई इज द लिमिट टू इट। ओके बट फिर भी आई वुड सजेस्ट कि 2 प्रोडक्ट और 1 प्रोडक्ट के लिए 5 कंट्री, ये आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओके उतने में ही पूरा फिलहाल एंटर कीजिए, समझ लीजिए। बहुत सी बार ऐसे होता है कि हम लोग प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, जैसे मेरा हुआ था, मैंने अरेका नट का प्लेट्स, मेरा जब शुरुआत किया उसमें मैंने काम चालू किया, रिसर्च चालू किया। व्हेन आई एंटर्ड द मार्केट, तो मुझे पहले 2-3-4 महीने के बाद पता चला कि ये प्रोडक्ट बेचा तो जाएगा पर इसका मुझे सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलने वाला है, तो मुझे प्रोडक्ट चेंज करना पड़ा। तो वो 2 प्रोडक्ट उसी के लिए होते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट आपका फेल हो जाए तो दूसरा प्रोडक्ट आपको बूस्ट करेगा, या फिर आप चेंज कर लो दूसरा प्रोडक्ट। तो 2 प्रोडक्ट और 1 प्रोडक्ट के लिए 5 कंट्रीज, ये सिंपल फंडा रखिए, इजीली काम कर पाएंगे। इवन दिन के 2 घंटे काम करके भी आपको धंधा आराम से 6 महीने में खड़ा कर सकते हो। ओके और जब आपका बिजनेस सेट हो जाए तो उसके बाद में कितने मैक्सिमम लिमिट तक हम लोग प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं इन काइंड ऑफ, आपके जो एसक्यूज रहते हैं तो वो एसक्यूज कितने चाहिए उसके लिए? कोई लिमिट नहीं। अगर आप ट्रेडर के तौर पे काम कर रहे हो हाँ तो देयर इज नो लिमिट एट ऑल। ओके
कोई लिमिट नहीं, उसमें आपकी जितनी ताकत है उतने प्रोडक्ट ऐड करते जाओ, क्योंकि आप यू आर नॉट मैरिड टू दैट प्रोडक्ट, यू आर नॉट मैन्युफैक्चरर। एग्जैक्टली। मैन्युफैक्चरर का क्या होता है कि मेरा यही प्रोडक्ट है, ये अगर बिका तो बिका, नहीं तो मुझे यहीं पे उसका कुछ जुगाड़ का लगाना है। मैं एज ए ट्रेडर, मुझे अगर लगता है कि मुझे कैमरा बेचना है तो मैं कैमरा पे काम करूँ, कैमरा अगर नहीं बेचा जा रहा है तो मैं लाइट्स बेचना चालू कर दूँ, एग्जैक्टली। वो नहीं बिकते और माइक बेचना चालू करूँ। तो एज ए ट्रेडर यू आर नॉट मैरिड टू दैट प्रोडक्ट, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर। ओके, अभी इसके आगे कि अपने पास में प्रोडक्ट है, बायर है, सेलर भी अपने को मिल गया है, तो आगे जाके मुझे अभी बात करनी, अभी आगे जो जाना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चेक पॉइंट्स क्या क्या है इसके लिए, मतलब कि मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए और कुछ क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? एक बेसिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस मैंने जो बोला 500 रुपए का, वो मिलता है। हाँ। अदर देन दैट आपको आपके प्रोडक्ट के हिसाब से और आपके इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग लाइसेंस होते हैं। ओके, सो बेसिक आपका एक कंपनी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिसमें Okay. जीएसटी आ गया आपका। जीएसटी कंपलसरी लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए? जी, अभी एक्सपोर्ट करने के लिए जीएसटी आपको भरना नहीं पड़ता है, ओके, बट डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, लोकल प्रोसीजर्स करने के लिए आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी है। ओके, फिर आपको करंट बैंक अकाउंट लगेगा। हाँ, उसके बाद आपको अगर आरसीएमसी आपका लगेगा, जो मतलब जो इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उसकी एक इंडस्ट्री की अथॉरिटी होती है, तो उसकी अथॉरिटी का आपको एक आरसीएमसी लगेगा। अदर देन दैट आपको फूड में काम कर रहे हो तो फाइटो रजिस्ट्रेशन, फसाई लाइसेंस, ओके। वो बेसिक लाइसेंस लगेंगे। और सपोज हम लोग फूड के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बेसिक इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है, तो मैं उसके अंदर एक सवाल पूछ लेता हूँ। सपोज मुझे फूड एक्सपोर्ट करना है यूएसए यूके में, ओके, और उसके लिए मुझे वहां का भी फूड लाइसेंस चलेगा या फिर मुझे यहाँ पे कुछ? यहाँ का आपको लगेगा, यहाँ का क्योंकि आप लगेगा। यहाँ से भेज रहे हो प्रोडक्ट, ओके, तो यहाँ का फसाई लाइसेंस प्लस अगर वो कंट्री का बायर आपसे कोई एक्स्ट्रा डिमांड करता है, हाँ हाँ, जैसे एक सर्टिफिकेशन है हलाल सर्टिफिकेशन, ओके, तो हलाल सर्टिफिकेशन लगता है। और वो हलाल सर्टिफिकेशन ऐसा, लोगों का बहुत बड़ा एक वहम है कि हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ नॉनवेज के लिए लगता है। हलाल सर्टिफिकेशन में फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज के लिए भी देता हूँ। ओके, हलाल सर्टिफिकेशन आपको अगर बायर मांगता है तो रॉ पोटैटोज के लिए भी देना पड़ता है। अच्छा, तो वो जो सर्टिफिकेशन फिर कंट्री टू कंट्री डिफर होते हैं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर होते हैं, एड ऑन, पर ये बेसिक चीज़ है जो आपको करनी पड़ती है। ठीक है। अभी प्रॉफिट और लॉस की हम लोग बात करें तो मैं मेजरली फोकस करूंगा प्रॉफिट के लिए, क्योंकि प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो सेट करके ही जाना चाहिए या फिर जो मार्जिन मिले उसके अंदर अपने स्टार्ट करना चाहिए या कैसे? आइडियली मेरा कहना है अगर आपको मार्केट में एंट्री करना है तो पहला ट्रेड है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस पे करो। ओके, कि आपके ऊपर एक बार स्टैंप लगे कि आपने इस कंट्री में एक्सपोर्ट किया है। ओके, लोगों को क्या होता है कि पहला ट्रेड तूने कहाँ किया, ये बायर आपको पूछेगा शायद। ओके, तो अगर आपके पास कोई बैकवर्ड का आंसर नहीं है तो आप बोलेगे कहीं नहीं किया, तो आपको आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा। तो उस केस में अगर आप पहली बार ट्रेड कर रहे हो और बायर आपको पूछता है कि आपका पहला ट्रेड कहाँ हो रहा है, तो उसको बोल दो कि भाई मेरा पहला ट्रेड कहीं नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुझे नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे रहा हूँ। ओके, तो ताकि आपका फर्स्ट ऑर्डर क्रैक हो जाए और उसके बाद में आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा तो आसानी होगी, आसानी होगी। ओके, तो इसके मतलब क्या ऐसा गए तो ब्रेक इवेंट पॉइंट अपना एक रहता है कि ब्रेक इवेंट पॉइंट पे आ जाए और उसके बाद में मार्जिन स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए कितने साल मिनिमम ट्राई करना चाहिए? या फिर क्या होता है कि लोगों को ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि लोगों को एक लिमिट चाहिए होता है आज की डेट में कि भाई ये यदि मैं स्टार्ट करता हूँ तो 1 साल के अंदर ये प्रॉफिटेबल होगा, देन आई विल कंटिन्यू। 1 साल के अंदर नहीं होगा तो मैं और कोई ऑप्शंस ढूंढूंगा जो कि मुझे करियर के लिए अच्छा होगा। तो आपके माइंडसेट के हिसाब से कितना टाइम ड्यूरेशन इसके लिए देना पड़ेगा या फिर कितने कंसाइनमेंट देने पड़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट? इफ यू आस्क मी, अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करते हो तो आपका पहला ट्रेड भी आपका ब्रेक इवन बन सकता है। Okay. मेरे पास मेरे जो मेंटीज है, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के मेंटीज है, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने 100% एडवांस पे काम किया है। ओके, क्योंकि मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम का मेरा पहला रूल है कि भाई तू एडवांस पे काम कर, टाइम लगा तो भी चलेगा। तो अगेन लोगों को लगता है कि एग्रीकल्चर में एडवांस नहीं मिलता है। मैं आपको 30 से 40 ऐसे लोग दिखा सकता हूँ जो प्याज बेच रहे और एडवांस पे बेच रहे हैं। ओके, तो वो भी पॉसिबल है। तो इन आइडियली अगर आप पूरा एडवांस पे ही फोकस कर रहे हो तो यू डोंट हैव नीड एनी इन्वेस्टमेंट्स, तो ब्रेक इवन का पार्ट आया ही नहीं। अच्छा, एडवांस पे काम करो, कंटेनर जाने के बाद जो प्रॉफिट मिला, आपका पैसा क्या लगा है? कुछ नहीं लगा है। एग्जैक्टली। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि 50% ऑर्डर कंफर्मेशन के टाइम और 50% डिस्पैच होने के बाद या डिस्पैच होने के पहले। ओके,
तो ये भी आप बैंक के थ्रू कर सकते हो, जो आपने पहले ये बैंक के थ्रू हो Health check। सकता है या फिर डायरेक्टली आप ट्रांसफर भी ले सकते हो। ओके, तो वो ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अभी इससे जुड़ के एक सवाल है कि सपोज मैंने आज के लिए डील किया है और वो सब कुछ ट्रांजैक्शन पीरियड सब कुछ होने के लिए या फिर मेरा कंसाइनमेंट लोड होने के लिए 15-20 दिन का टाइम जाता है, तो इसके अंदर मैंने डील आज क्रैक किया है और आज क्रैक करने के बाद में मेरा डिस्पैच जो है वो 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद में होने वाला है। ओके, तो इसके अंदर हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट होता है वो हमेशा ऊपर नीचे होता है डे के हिसाब से। तो इसको कैसे टैकल किया जा सकता है इसके अंदर? आइडियली आप जब कोटेशन देते हो तो कोटेशन देते वक्त आप उसमें मेंशन करते हो कि दीज रेट्स आर फॉर टुडे। ओके, जिस दिन डिस्पैच होगा या जिस दिन मैं परचेसिंग करूंगा उस दिन का रेट के हिसाब से विल क्लोज द डील। ओके, और दूसरी बात ये मतलब जो स्टार्टर्स हैं उनके लिए मुझे बोलना है कि शुरुआत में ना करेंसी के बारे में मत सोचो, करेंसी एक्सचेंज क्या होगा, रेट क्या कम होगा, क्या ज़्यादा होगा। डोंट थिंक ऑफ दैट टू मच। उसको टाइम है, ओके, तो उसके लिए अपने पास में बहुत टाइम है। बहुत टाइम है मतलब क्या कि भाई पहले तो ट्रेड तो कर, ओके, पहले ट्रेड करो, चालू करो। करेंसी एक्सचेंज का जब आपको टाइम आ जाएगा कि अभी करेंसी एक्सचेंज उतना पैसा आ रहा है, उतने मैं लोगों डॉलर्स का आ रहे हैं, माइंडसेट, मैंने ये सवाल आपको इसलिए पूछा कि लोग सपोज अभी मैंने स्टार्ट किया है, मैंने कुछ 5% या 2% के आसपास में मार्जिन बुक करके मैंने स्टार्ट किया है। ओके, तो वो फॉरेन एक्सचेंज खा जाए उसके बाद में तो फिर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इसके लिए मैंने ये पॉइंट सो पूछा। दैट यू कैन डील तो विद द बैंक। हाँ, आइडियली वो बैंक के साथ डील कर सकते हैं जब रेट्स कम है, यू कैन होल्ड द मनी इन योर बैंक। ओके, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, ऑप्शंस है, बट ये शुरुआत करने के टाइम ये नहीं सोचना सोचने की चाहिए, जरूरत नहीं है। नहीं सोचना चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट अपने लिए सो बहुत अगर ज्यादा। लेट्स अज्यूम अगर आपका वो होता भी है कि भाई करेंसी कम हो गया या उसमें करेंसी में रेट ऊपर नीचे हो गया, तो आई वुड सजेस्ट अगर माइनस में आ ही गया पूरा पैसा आने के बाद भी, तो समझो मार्केटिंग कॉस्ट है तुम्हारा। ओके, तो तकनीकी तौर पे देखा जाए तो इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज के लिए अभी कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, तो उसमें से कौन सा बेस्ट है या फिर आप क्या रिकमेंड कर आई पाओगे? तो ऑलवेज प्रेफर गोइंग टू द बैंक, गोइंग टू द बैंक, बैंक इज द बेस्ट ऑप्शन। बाकी कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म? क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के उनके अपने कमीशन होते हैं ना, अच्छा, वो आपका उनके प्रॉफिट खा जाएगा। कमीशन होंगे, फिर बैंक के कमीशन आएंगे, क्योंकि पैसा एट द एंड आपके बैंक में आने वाला है, तो इंटरनेशनल हाँ, प्लेटफॉर्म। तो तो फिर बेटर बैंक के पास जाओ, एक बैंक बंदा मिलता है आपको ट्रेड डिपार्टमेंट वाला, एग्जैक्टली। तो वो बंदा आपको बता देता है। अगर अपनी रिलेशन प्रॉपर डेवलप कर दी है तो बंदा बता देगा कि साहब पैसा अभी मत निकालो, ये टाइम पे निकालो। दे टेल यू, दे हेल्प यू इन दैट। ओके, अभी ये अपना फाइनेंस क्लियर हो गया। जो मैंने आज के डेट में आपको एक ऊपर से ओवरव्यू टॉप व्यू दिया है, अभी मुझे सिर्फ लास्ट का एक टॉप व्यू मेरा बचा है। जो टॉप व्यू ऐसा है कि अभी मेरे पास में सब कुछ है, फाइनेंस प्लानिंग है, बायर है, सेलर है, सब कुछ है। अभी जाके मुझे एक और डार्क साइड लोगों के माइंडसेट में आता है, वो है होता है कस्टम क्लियरेंस। दूसरी चीज, शिपमेंट बुक करना है तो कौन सस्ता देगा, कौन ये देगा, शिपमेंट मैं बुक करूंगा या फिर बायर बुक करेगा, ऐसे सारे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। तो इसके लिए आपका क्या कहना है? अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, थोड़ा सा बेस लाइन से स्टार्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री में 4 मेजर पिलर्स है। ओके, एक आपका बायर, 2 आपका सप्लायर अगर आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं हो, 3 आप खुद, और चौथा आपका CHA, CH, कस्टम हाउस एजेंट। ओके, जैसे आपके लोकल बिजनेस में CA होता है जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट हैंडल करता है, वैसे ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री में एक CHA होता है, कस्टम हाउस एजेंट, जो आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस के सारे टेक्निकलिटीज हैंडल कर लेता है। ओके, तो ये जो है ना कि आपको कंटेनर बुक करना पड़ेगा, कंसाइनमेंट बुक करना पड़ेगा, शिपिंग लाइन बुक करनी पड़ेगी, ये सारे हेडेक वो करता है। तो ये अपने ऊपर नहीं रहेगा। आइडियली अपने ऊपर नहीं है। ओके, मतलब आपको ये सिर्फ बोल ट्रैक के मैं रखना है। शायद बहुत से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का धंधा बंद कर दूं कि भाई जो चीज़ों को दिखा के ये लोगों को डरा रहे हैं, वो चीज़ हमको खुद को करनी नहीं होती है। ओके, ये सबसे बड़ा डार्क साइड लोगों के बीच में है, क्योंकि इसके लिए लोग क्या होता है कि सब कुछ मिल जाता है लेकिन एक टाइम पे वो बैकफुट में आ जाता है। क्योंकि बात किससे करूँ, आपका प्रोडक्ट रेडी होने के बाद से आपका प्रोडक्ट आपके बायर तक पहुंचने तक बीच की सारी चीजें आपका CHA करता है। आपका CHA सही होना जरूरी है। ओके, और तो CHA सही कैसे चुना जाए,
तो एक ऐसा CHA चुनिए कि जो सालों से आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और दो जिसने ऑलरेडी जिन अलग अलग लोगों से काम के साथ काम किया उसका एक बार प्रोफाइल चेक कर लीजिए। ओके, अभी ये हो गया पूरा। अभी थोड़ा फ्यूचर में जाते हैं। फ्यूचर के लिए सवाल ऐसा है कि 5 या 10 साल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने तो आपको आते ही ऑफ कैमरा एक चीज़ बोला था कि आप इसके लिए अपने मराठी में एक चीज़ है कि इतना हट्टास क्यों है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये 2 वर्ड के लिए। तो आप ये इंडस्ट्री को अगले 5 या 10 साल में कहाँ पे देख रहे हो? ओके, अभी सबसे पहला जो आपने बोला कि मेरा इतना अट्टहास क्यों है कि मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि मैंने इतने सालों में जिन लोगों को ज़्यादा इस इंडस्ट्री की ज़रूरत है, या जिन लोगों के बलबूते पे ये इंडस्ट्री खड़ी है, वो लोग ये इंडस्ट्री में है ही नहीं। अच्छा, मतलब फार्मर्स नहीं है। मैन्युफैक्चरर्स नहीं बहुत है। कम है, हाँ। और मैं मराठी कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ। ओके, सो नो ऑफेंस टू एनी कम्युनिटी, बट हाँ, एक बेस लेवल है। इस इंडस्ट्री में मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे पटेल ज्यादा दिखे और पाटिल कम दिखे। ओके, ये डिफरेंस। सो मराठी कम्युनिटी, अगर आप डेटा देखने जाओ तो मराठी कम्युनिटी महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा ट्रेड होता है पूरे इंडिया में, जो कि कैपिटल ऑफ मुंबई से जाता है। कैपिटल ऑफ मुंबई या इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स महाराष्ट्र से होता है। एग्जैक्टली। बट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां महाराष्ट्र की ज्यादा नहीं है, ओके, वो बाहर की कंपनियां ज्यादा है। तो मैं ये जो कर रहा हूँ वो उस हेतु से कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को ज्यादा इंडस्ट्रियल बिजनेस में आना जरूरी है। बट अभी तक हम लोगों को जो सिखाया गया है वो डरा के सिखाया गया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मतलब लोगों का देखने का एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरफ तरीका जो है या नजरिया जो है, वो नजरिया काफी डरावना है, क्योंकि इट हैज बीन शोड इन दैट वे टू अस। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फ्यूचर क्या रहेगा, तो इट विल बी डिजिटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दैट इज ई कॉमर्स। ओके, और जो लोग अभी ये फाइनल स्टेज पे हम लोग जा रहे हैं अभी पॉडकास्ट को लेके, तो जो लोग अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बेस सलाह क्या होगी आपकी तरफ से? एक, रिसर्च स्ट्रांग रखो। ओके, प्रोडक्ट वही चुनो जो आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी हो उसके हिसाब से। 2, मार्केटिंग में जितना ज़्यादा स्पेंड और जितना ज़्यादा लेवरेज करोगे उतना ज़्यादा बायर मिलेगा। क्योंकि धंधे के 2 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेरे हिसाब से, एक मार्केटिंग और दूसरा सेल्स। और यही 2 चीज़ें हैं जो लोग करने से शर्माते हैं। ओके, तो ये हो गया। और अभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोज 3 गुना बढ़ाना है या 4 गुना बढ़ाना है आज की डेट में, तो उसके लिए फुटप्रिंट क्या होंगे? इंडस्ट्री को कि अपने खुद के इंडस्ट्री को क्या होता है बेसिकली, इंडस्ट्री को आप बढ़ाओगे तभी जाके खुद बढ़ोगे। तो ये आपके माइंड सेट से मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपका माइंडसेट जो है वो इंडस्ट्री को बड़ा करना है, लोगों को खड़ा करके इंडस्ट्री को बड़ा करना है। नहीं भाई, मेरा माइंडसेट मेरे मराठी कम्युनिटी को बड़ा करना है। ओके, तो आप मुझे इंडस्ट्री बड़े करने के कोई ये नहीं है। मेरी कम्युनिटी के लोग इंटरनेशनल, हमारे मराठी में कहावत है कि अटके पार झंडे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा साम्राज्य था और उन्होंने हर जगह पे जाके अपने झंडे लगाए थे। बट अभी ऐसा हुआ है कि लोग माइंडसेट की वजह से इंटरनेशनल अवेलेबल है, इंटरनेशनल प्रेजेंट है, बट मेरा जो सामान्य कोई लड़का है वो आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में आने से डरता है। मल्टीपल रीजंस फॉर इट। तो मैं वो माइंडसेट क्रिएट करना चाहता हूँ कि भाई धंधा कर। सबसे बड़ी बात, कोई भी मराठी कम्युनिटी से हो या फिर महाराष्ट्र से हो, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है तो आपसे या आपके ऑर्गेनाइजेशन अगर वो मेरे से अलाइन करते हैं मेरी बातों से, तो यस दे शुड कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो मेरा फोकस एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में लोग आना तो है ही, और मेरा मेजर फोकस है माइंडसेट चेंज करना। एग्जैक्टली, जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात कर रहा हूँ वो माइंडसेट चेंज होना जरूरी है। मेरे पास आने के बाद ऐसे भी हुआ है कि लोगों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखा है, बट उन्होंने लोकल बिजनेस चालू किए जो उन्होंने सोचे भी नहीं थे कभी। एग्जैक्टली। तो माइंडसेट डेवलप करना इज इम्पोर्टेंट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज अ जरिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री कैसे बढ़ानी है वो गवर्नमेंट देखेगी, वो उनका लुकआउट है। मुझे मेरे लोगों को बड़ा करना। अभी मेरे लास्ट 2 सवाल आपसे। एक सवाल जो आपने अभी गवर्नमेंट का टॉपिक निकाला है, आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसने 10 साल में क्या काम किया है, वो
ये पॉलिटिकल स्टेज है ही नहीं, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। या पिछले 60 70 80 साल में जो भी काम हुआ है, ओके, तो उसके अलावा ये 10 साल में जो काम हुआ है, तो आगे का जो अपना फुटप्रिंट रहेगा, तो उसके लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा अपने को पुश पंप मिलेगा इसके थ्रू। देखिए, अभी मैं किसी गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन जो I पॉलिसीज don't है, want to जो be- पॉलिसीज जो अभी बन रही है फिलहाल डिजिटल इंडिया के अंदर, जो पॉलिसीज बन रही है, हम्म। वो डिजिटल इंडिया के अंदर जो पॉलिसी बन रही है वो इसके फेवर में काम कर रही है। देखिए, कुछ चीजें ना ऐसी है, जैसे ईसीईसी मैंने बताया, हाँ, वो सालों से है। ओके, हाँ, फिर आपको गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स देती है एक्सपोर्टर्स को, वो सालों से है। ओके, अभी इस 10 सालों में क्या हुआ है, तो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस आसान हो गई है। ओके, डिजिटलाइजेशन की वजह से, जो वर्ल्ड वाइड, इट इज नॉट ओनली इन Okay. इंडिया, वो वर्ल्ड वाइड डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो वो उसकी वजह से बायर का एक्सेस इजी हो गया है। ओके, और गवर्नमेंट की फिलहाल जो ये दिख रहे कि लोकल टू ग्लोबल, तो वो लोकल टू ग्लोबल करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। इंडिया का जीडीपी बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। मतलब तो कि ये बाहर से पैसा आएगा तभी बाहर से पैसा आएगा तब जीडीपी बढ़ेगी, तब इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एग्जैक्टली। सो इट इज नॉट अ नीड ऑफ द एक्सपोर्टर, इट इज अ नीड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, इसीलिए अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रमोशंस, फोकस करना, ये सब चालू है, Awareness, basically अवेयरनेस चालू हो रहा है। बट ऑफ कोर्स ऊपर से स्कीम आ जाती है अवेयरनेस की, नीचे क्या होता है मुझे पता है। ओके, सो डार्क So- साइड अभी भी बाकी है। ऑब्वियसली पीपल, मतलब दिस वुड बी, आई डोंट नो वेदर इज द राइट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट इट और नो, बट लोग बोलते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं एक जगह पे खुद ट्रायल करने के लिए 1 आध साल पहले एक जगह पे गया था। वहां पे सिर्फ नाम लिखे जा रहे थे, नाम लिखने के बाद बोला गया था कि ट्रेनिंग रहेगा। नहीं हुआ, आधे घंटे का ट्रेनिंग हुआ, बात खत्म। आधे घंटे में क्या धंधा नहीं सिखाओगे? हुआ। तो नीचे अभी तक पेनिट्रेट नहीं हो रहा, बट यस, द गवर्नमेंट, बीइंग वेरी फ्रैंक, गवर्नमेंट इज रियली सपोर्टिव। गवर्नमेंट वांट्स टू एक्सपोर्ट क्योंकि इट इज देयर नीड। एक हमारा जो इंडिया का जो माइंडसेट है, बेसिकली आप माइंडसेट के बारे में बात करते हो, तो इंडिया का जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट अभी ग्लोबली जो जा रहा है वो पॉजिटिवली जा रहा है, इसलिए अपने लोगों को आसानी है कि आप ये एनवायरनमेंट में स्टार्ट करके पुष्प का एक्सपोर्ट का बेसिक पॉलिसी क्या है? मतलब चाइना टॉय एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी इंडिया ने टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से बहुत बड़ा क्लस्टर्स क्रिएट करना स्टार्ट किया है। सो नाउ आवर नेक्स्ट फोकस वुड बी टॉय एक्सपोर्ट बढ़ाना। सो वो पॉलिसी इज गोइंग टू चेंज थिंग्स फॉर इंडिया। और इंडिया में क्या है, वुडन आर्टिकल्स, वुडन टॉयज का बहुत बड़ा मार्केट है, मैन्युफैक्चरर्स है, बट छोटे छोटे हैं, तो उनके क्लस्टर बना के वी आर एक्सपोर्टिंग इट ऑन अ मेजर लेवल। सो जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है ना, वो लोग टॉय एक्सपोर्ट में काम कर सकते हैं, क्योंकि टॉय एक्सपोर्ट का क्या है, आप ई कॉमर्स से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो टॉयज वुड बी द नेक्स्ट थिंग इंडिया वुड बी गोइंग अहेड विद। उसमें भी एजुकेशनल टॉयज या स्टेम टॉयज जो बोले जाते हैं, दैट वुड बी द नेक्स्ट मार्केट फॉर इंडिया। ओके, अभी लास्ट, और ये आपके भी पास वाला क्वेश्चन है और मेरे भी। आपने बीच में एक जिक्र किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो ये था कि हट के पार झंडे, तो आपके लाइफ में उनकी जो जो चीज़ें थी वो कैसे आई और आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया? थोड़ी चीज़ें जो उन्होंने सिखाई है हम लोगों को, जो हमारी हिस्ट्री में हम लोगों को आया है या फिर जो हमने पढ़ा है, वो कहाँ से? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आ जाता है तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके लाइफ में उनका इम्पोर्टेंस तो हर एक के लाइफ में, क्योंकि हमारे ब्लड सेल्स में ही उनका खून दौड़ता है, लेकिन उनकी क्या क्या चीजें जो कि इम्प्लीमेंट हो आपने किया है रियल लाइफ में? ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक कोट है मराठी में, सर्वास पोटास लावणे आहे। ओके, ये मेरे हाथ में हमेशा रहता है। दैट इज द टैगलाइन ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दैट मीन्स के हर किसी को अपना हक का खाना कमाने की ताकत होनी चाहिए। ओके, शायद मैं हिंदी में उतनी अच्छी तरह से पुटअप नहीं कर पा रहा हूँ, बट नहीं आपने मराठी में भी बोल दिया ना तो भी चलेगा, ताकि उसका जो इम्पॅक्ट है वो ज्यादा। सर्वांचं पोटास लावणे आहे म्हणजे काय, तर बेसिकली प्रत्येकाला पोटाला अन्न मिळणं गरजेचं है। ओके, ये तभी का टाइम था जब लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। एग्जैक्टली। बट टॉकिंग अबाउट टुडे, आज के डेट में हर किसी को खाना मिलना जरूरी है। मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू मी इज हर किसी को अपना खुद के दम पे कुछ खड़ा करने की ताकत होनी जरूरी है। ओके, तो वो एक जो टैगलाइन है, वो मैं अपने जिंदगी का मिशन स्टेटमेंट है मेरे।
ओके और छत्रपती शिवाजी महाराज का और एक वाक्य आहे की राज्य छोटं असेल तरी चालेल ते स्वराज्य असणं गरजेचं आहे. शिवाजी महाराज का स्वराज्य औरंगजेब के या उन राजाओं के कंपैरिजन में वो छोटा था बट वो खुद का था, स्वराज्य था. ओके वैसे ही मैं उसी कोट पे आगे ये करता हूँ की व्यवसाय छोटा असला तरी चालेल तो स्वतःचा असणं गरजेचं आहे. तो बिजनेस होना चाहिए, खुद का होना चाहिए. नौकरी करके दूसरे किसी का बिजनेस बड़ा करने से अच्छा है खुद का छोटा सा बिजनेस खड़ा करो, पर वो खड़ा करो खुद का बिजनेस. ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. शिवाजी महाराज से तो बहुत सीखा हूँ. मतलब आई फील मैं जितना भी मैंने महाराज को पढ़ा है या बुक्स से है या वीडियोस से है व्हाटएवर जितना उनके बारे में जानकारी ली, आई थिंक मैं 1% भी उसका इम्प्लीमेंट कर पाऊँ ना तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए. ही इज द पर्सन के जिन्होंने जो लोग एक्सपीरियंस नहीं थे, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बताता हूँ, जो लोग एक्सपीरियंस नहीं थे उनको एक साथ लेके साम्राज्य खड़ा किया. तो वो मैं अपने बिजनेस में ये करता हूँ. मेरे पास हायरिंग जो भी होता है फ्रेशर्स का होता है. ओके तो आपके पास में मैं कोई एक्सपीरियंस staff लोग नहीं है? हायर करता नहीं हूँ. मतलब मेरे कंपनी में एक्सपीरियंस कौन रहेगा तो मैं एक एक्सपीरियंस हूँ. बाकी सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने नीचे से शुरुआत की है या जो पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं वो पोजीशन पे उन्होंने कभी काम नहीं किया है. तो उनकी स्किल्स के ऊपर से उनको वी व्हाट यू कॉल इवैल्यूएट देम नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन. या कहीं से बड़ा कंपनी से किसी को हायर करो और फिर उसको अपने यहाँ पे वो लोगों के सर पे बिठाओ. नो, आई डोंट बिलीव इन दैट. तो आप सो एक सबसे बड़ी बात, मावड़े जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ काम कर रहे हैं तो मावड़े खुद के खड़े करो, नीचे से लोगों को उठाओ. एक दूसरी बात, सब कुछ खत्म होने के बाद भी कितनी बार महाराज ने ऐसा हुआ कि जितने किले जीते थे सब हार गए. देना पड़ा था. तो आपका जो क्वेश्चन पहले था कि आपने डिप लिया है तो उनसे ही आया है कि मेरा दैट वाज इंस्पिरेशन. ही इज माई इंस्पिरेशन फॉर एवरी डे. मतलब आज हम लोग जब अभी ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, आज रात के 1:15 बजे है, मैं सुबह 9:30 से लोगों से मिल रहा हूँ. आज के दिन में मैंने तकरीबन 65 लोगों से 1-to-1 बात की है. और उसमें जब भी ऐसा आता है ना कि यार अभी नहीं यार इनफ हो गया, तब आई लुक एट दिस बैंड कि यार तू उनके लिए काम कर रहा है. आई एम नॉट, मैं जैसा कहता हूँ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री एक जरिया है बट आई एम द चोजन वन बाय शिवाजी महाराज कि उनका कुछ तो काम मैं आगे लेके जाऊँ और वही काम मैं कर रहा हूँ. तो उनका जो जो कुछ भी उन्होंने जो चीजें हमें पास ऑन किया है तो वो चीजों का कुछ चीजें उठा के आप उनको आगे ले जाने का काम कर रहे हो. सो आई फील सो, आई डोंट नो मैं कर पा रहा हूँ सो कि नहीं कर पा रहा हूँ. 100% कि वो तो हमारे लिए दैवत ही है. तो बराबर है. महापुरुष है, हमारे लिए दैवत है. तो हम लोग सिर्फ उन्होंने जो बताया वो चीज पे हम लोग काम कर पाओगे या फिर करेंगे. और आपका जो स्टेटमेंट था कि आप जो मराठी कम्युनिटी के, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा. सो दिस वाज द बेस लाइन एग्जैक्टली दैट यू वांट टू वर्क, जो मेरे हिसाब से मुझे समझा है. और वही महाराष्ट्र का राज्य गीत भी अभी है. देखिए महाराष्ट्र अपने मतलब हमारे स्टेट के नाम में ही है महाराष्ट्र. बड़ा हमारे कोई भी दूसरे स्टेट के नाम के आगे महा नहीं है. ओके आवर्स वी हैव महा इन आवर. महा मीन्स व्हाट, महान, बड़ा. तो ये शिवाजी महाराज की वजह से बना है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे कोई और चीज़ है. महाराज की वजह से महाराष्ट्र है. तो महाराष्ट्र क्यों है? क्योंकि देयर वाज अ टाइम दिस वाज द बिगेस्ट और मोस्ट एम्पावर्ड स्टेट जो आज नीचे जा रहा है. एग्जैक्टली. आज अनफॉर्चुनेटली यहाँ के बिजनेसेस बाहर, आई डोंट वांट टू कम टू पॉलिटिक्स बट यहाँ के बिजनेसेस कहीं और जा रहे हैं. हमारे बच्चों को जॉब करने के लिए किसी और स्टेट में जाना पड़ रहा है. सो दैट इज रियली आई फील नॉट डन, दैट इज नॉट रियली राइट. और फिर हमारे बच्चों को क्या बताया जाता है कि भाई धंधा करना अपनी बात नहीं, मराठी लोगों की बात करो, धंधा तो गुजराती मारवाड़ी ने करना चाहिए. तो तब मेरे दिमाग जहन में क्वेश्चन आता है कि क्या गुजरात में हर बंदा धंधा ही कर रहा है? क्या गुजरात में लोग नौकरी नहीं करते? तो इट इज नॉट अबाउट, अगेन इट इज नॉट अबाउट द कम्युनिटी, इट इज अबाउट योर माइंडसेट. इट इज अबाउट द माइंडसेट. और यही माइंडसेट के साथ में ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं. सर थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए. और इसका एंड जो था वो महाराज जी के नाम से ही हुआ है. तो जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र.